खोदो खोदो जल्दी करो। हटाओ ना जल्दी। चल रमेश कहाँ से निकलेगा? खोदो ना फिर, खोदो ना, खोदो जल्दी, हटाओ हटाओ बांस हटाओ। जल्दी खोदो, जल्दी जल्दी खोदो, साहब हटिए आप, जल्दी खोदो, जल्दी खोदो। हटो बाबा। इधर आओ भगवान, इधर आओ, सब लोग इधर आओ, इधर आओ जल्दी, इधर आओ जल्दी, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी। क्या नाम है उसका? बुलाओ उसे, जल्दी उठाओ। भाई दो। शुभम, ए शुभम, आजा बेटा, चल जल्दी उठाओ, बाहर आओ। वापस आओ। इधर आओ, दरवाजा चलिए जल्दी उठाओ। तुम्हें तगड़ा साधु बनाएंगे, बाहर आओ। साधु वाधु सब तुम्हें हम साधु बनाएंगे, तगड़ा इतना तालू बनाएंगे तो तुम सारी जिंदगी भर रमेश जल्दी पूजा भी तक। उठा जाओ, फोटो लो, वीडियो बनाओ। बनना है। बाहर आओ, वीडियो बनाओ, बाहर निकालो। अरे उठा लो। उठाओ, उठाओ, इधर आओ, इधर ए, छूना इधर आओ, इधर ऊपर आओ। छूना नहीं, उठ के खड़े हो जाओ। पूरा छूना नहीं। ऊपर खड़े हो जाओ, ऊपर आओ, इधर हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ ऊपर आओ। इधर पकड़ो, इधर आओ दीवान जी, इधर आओ। पकड़ो से, पकड़ो। दोस्तों सबसे पहले तो ये बताओ, ये वीडियो देखकर आप लोगों को क्या समझ में आया? ये वीडियो जो है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव से निकल कर आई है, जिसमें 4 साधु ढोंगी बाबाओं ने एक पर्टिकुलर पर्सन को फंसाया और ये समाधि का पूरा ड्रामा क्रिएट किया यहाँ पर। इस समाधि के ड्रामे में इस इंसान को जो है ये लगभग 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे में दफनाने की बात की जा रही थी और बोला कि अगर तुम समाधि लोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो तो भला उस इंसान का जिसने इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और इस इंसान की जो है वो जान बच गई। माना यह जा रहा है कि बताया ये जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार था, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो इसके चलते ये साधु बाबाओं के चक्कर में आ गया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ज़िंदगी में, जब भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं चल रहा होता है, हम लोग साधु बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, तब ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। रियलिटी यहाँ पर यह है कि ये जो साधु बाबा होते हैं ये बस अपनी जेब गर्म करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है, ये उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो रियलिटी में अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो। और ये इसीलिए ऐसी जब यहाँ पर हरकतें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं तो फिर इंसान आता है, एक इंसान की ड्यूटी आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसकी, जो कि रियलिटी में एक जागरूक इंसान है। क्या ये चीज़ें सही हैं आज के टाइम पर? अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि क्या हमारे देश में समाधि लेना ये अलाउ है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो संविधान के अंदर जब आप लोग पार्ट 3 में जाएंगे तो वहाँ पर संविधान में फंडामेंटल राइट हैं जिनको आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। उसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में तो बात करता है, पर राइट टू डाई के बारे में वहाँ पर बात नहीं की गई है। यानी कि कोई भी इंसान जो है वो किसी की समाधि या फिर कोई ऐसी तरीके से किसी की जान नहीं ले सकता है। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो वो कानूनन अपराध है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर यह है कि अगर किसी की जान लेनी भी है तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ली जाएगी, जो कि हमारी कंट्री में कानून बनाया गया है। यानी किसी ने किसी का रेप किया, मर्डर किया, तो पहले एक केस चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको डेथ पेनल्टी देनी है या क्या करना है, उस प्रोसीजर के थ्रू जान ली जा सकती है। ऐसे कोई किसी की जान नहीं ले सकता है। और समाधि का तो कॉन्सेप्ट भी यार बड़ा प्योर है। अगर आप लोग बात करो, ऐसे इंसान जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उसकी बेसिकली पर्टिकुलर याद में वहाँ पर नॉर्मली समाधि बनाई जाती है। और यहाँ पर ये जो इस तरह की एक्टिविटी सोसाइटी में देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये हम लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी कि जब इंसान के अंदर का डर बढ़ जाता है तभी वो इस तरीके की जगह पर जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो डर है उस डर का फिर इस तरीके के लोग जो है वो फायदा उठाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इस तरीके के लोग आप लोगों को हर एक रिलीजन में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पर्टिकुलर रिलीजन की बात की जा रही है, हर धर्म में इस तरीके के ठेकेदार आप लोगों को मिलेंगे जो कि लोगों के डर का फायदा उठाते हुए आप लोगों को पाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को जागरूक करने के लिए। आई होप कि जिंदगी में आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहोगे और दूसरे लोग भी अगर कोई ऐसी चीजें करते हैं तो उससे भी डिस्टेंस बना के रखोगे। और ये जो पॉइंट है ये जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से एथिक्स का भी यहाँ से बन सकता है कि आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में एज ए IPS या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर है और आप लोगों के एरिया में कोई ऐसी दुर्घटना घटती हुई पाई जाती है, तो आप लोग क्या करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पर अवेयरनेस, क्योंकि लोग जितने जागरूक रहेंगे वो इन चीज़ों से जो है वो डिस्टेंस बना के रखेंगे। ठीक है तो दोस्तों आज है 10 अप्रैल। आज का शानदार और इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बड़ा ही प्यारा रहने वाला है।
बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर के, जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, जो कि आप लोगों की प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के अंदर में जहाँ वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, बहुत ही आप लोगों को फायदा ये पहुंचाने वाला है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोग देखें उसको तसल्ली में आप लोग रुक के पहले पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद में आंसर पूछना। पूरी वीडियो के अंदर में बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो रेगुलर अगर आप लोग इसको एंजॉय करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई सीखने को मिलती हैं और कई सारी चीज़ों का रिविजन भी होता है। ठीक है, इसी के साथ में कैसा रहा कल का दिन आप लोगों का, किस तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया, क्या जैसा आप लोगों ने डिसाइड किया था वैसे ही आप लोगों ने उसको एंजॉय किया या फिर कोई कमी रह गई है? अगर कमी रह गई है तो उसको कितना इंप्रूव आज करोगे आप लोग, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे वीक के अंदर में ना एक दिन देखा करो रुक कर कि हाँ यार आज ना ये चीज़ हम लोगों को कवर करनी है। और एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे जैसे एग्जाम आप लोगों का पास में आ रहा है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अपनी एक सिटिंग कैपेबिलिटी आप लोगों को बढ़ानी है। जैसे कि मान लो 2 घंटे लगातार बैठना है, उठना नहीं है बीच में। इवन आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिजिड करना है कि एक तरीके से ना कि भले ही कुछ भी हो जाए पर लेकिन उठना नहीं है, कोई फोन टच नहीं करना है। ये माहौल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जो लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं तो फिर भी डिसिप्लिन रहते हैं, पर लेकिन जो लाइब्रेरी में नहीं जा रहे हैं, अपने घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए है। अच्छा, आप में से कितने इसलिए फैमिली मेंबर लाइब्रेरी में जाते हैं और कितने घर पर या फिर हॉस्टल में ही बैठकर पढ़ाई करते हैं? जो जाते हैं वो तो येस लिखेगा, जो नहीं जाते हैं वो नो लिखेगा। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना आप लोग, और एक दूसरे के मैसेज पढ़ा भी करो। आप लोग जान पाओगे कितने सारे बच्चे किस तरीके से लाइफ को लेकर चल रहे हैं, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितने लेवल पर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो बेसिक पर्पज यही है कि अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चलें। डिसिप्लिन टेस्ट कैसा रहा आज का? मतलब जिस टाइम बोला था उस टाइम उठे हो, जितना टाइम टेबल बनाया था क्या कल वो फॉलो किया है? कितने घंटे पढ़ाई किया कि आज कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो, ये मैं डेली पूछूंगा। एक बच्चे कह रहे हैं सर डेली शर्म आती है, ऐसा मत पूछा करो बताते हुए, क्योंकि फॉलो नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो ट्राई करो ना यार, ट्राई करने में क्या जा रहा है? मर थोड़ी ना जाएंगे, काम करने से मर थोड़ी ना जाता है कोई। पढ़ाई से और काम करने से आज तक मैंने सुना नहीं है कि पढ़ते पढ़ते कोई इंसान मर गया, इतना पढ़ दिया। सुना आप लोगों ने? मुझे बता दो यार अगर सुना हो तो मैं भी बोल दूंगा लोगों को कम पढ़ा करो भाई साहब, वरना पता चला निकल गए। तो ये फालतू की बातें हैं। अपना कुछ टाइम बचा हुआ है उसमें जी जान लगा दो, जितना जी जान लगा सकते हो, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये बहुत ज्यादा है, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन इनके बारे में बता पाता है। तो जो भी बता पाएगा उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा एक शाबाशी। ठीक है, सैल्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लिखना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। तो देखता हूं कौन कौन बता पाता है। आज इंपॉर्टेंट डे 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डे हैं जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी भी उनमें से एक डे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है, बहुत सारे जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें से होम्योपैथी भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी खाई है मीठी मीठी गोलियां? मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। कभी भी अपना पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, मतलब एक तरीके से माहौल बना देती है। आप लोगों की क्या राय है उसके बारे में आप लोगों को बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस ये बेसिकली एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बर्थडे के तौर पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिनका नाम है हैनिमैन। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। हैनिमैन जो है उनको होम्योपैथी के फाउंडर भी बोला जाता है। अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर रखी गई है। इसको होम्यो परिवार आप लोग देखते हैं एक तरीके से ऐड कर दिया गया है, हिंदी शब्द यहाँ पर। और इसी के साथ में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है सर्जन स्वास्थ्य। ठीक है, और इसी के साथ में 1 हेल्थ 1 फैमिली, यानी कि एक स्वास्थ्य एक परिवार, सबको साथ में लेकर चलने वाली बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर आप लोगों के लिए हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। एक और छोटी सी बात यार, आजकल जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कई सारे बच्चे देख रहे हैं और आधे घंटे बाद नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। तो एक छोटा सा काम आप लोग कर लीजिए कि टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए, तुरंत वीडियो आते हैं यहाँ पर, आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आधे घंटे बाद में पहुंच रहा है। तो इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार, किस को लेट आ रहा है, अच्छा आप लोग खुद बताइए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ में इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पर तो मिलती है, आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज से आप लोग का क्विज स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो शाम को यहाँ पर क्विज रहेगा रेगुलरली आप लोग का, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोग यहाँ पर उनका आंसर दोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला करेंगे। और इसी वीक में आप लोग की अकाउंटिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। लेबर लॉज की क्लास काफी सारी हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, उनको आगे कंटिन्यू करा जाएगा। और जो भी आप लोग का पूरा
जो क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे तो नोटिफिकेशन बेल बना होता है, बेल आइकन, उसमें क्लिक कर कर देख लिया करो, डेली मॉर्निंग में अपडेट हो जाता है कि कितनी क्लासेस आप लोगों की चलने वाली हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी क्विज वगैरह के लिए पार्टिसिपेट जरूर करेगा, और कल टेस्ट कैसा रहा ये जरूर बताना। ओके दोस्तों, लेकर चलता हूं आप लोगों को 100 साल पुराने एक ऐसे हिस्ट्री के इंसिडेंट में, एक ऐसे इवेंट में जो आज की डेट में फिर से न्यूज़ में देखने को मिलता है, जिसका नाम है वैकोम सत्याग्रह। वैकोम एक पर्टिकुलर एरिया है आज की डेट में हमारे केरला के अंदर में। तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट चला था, जिसको आप लोग वैकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 30 मार्च 1924 को स्टार्ट होकर 23 नवंबर 1925 तक, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला ये सत्याग्रह, जिसने देश में अनटचेबिलिटी को उखाड़कर फेंकने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। तो इस सत्याग्रह के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। आखिर रीज़न क्या है, ये न्यूज़ में किस लिए है। दोस्तों, आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मॉडर्न इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर लेकिन फिर भी हमारे संविधान के अंदर अगर आप लोग जाकर झांकोगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसके अंदर में एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद है जिसको अनुच्छेद नंबर 17 आप लोग बोलते हैं, और ये बात करता है अबोलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी, और किसी भी तरीके की हमारी भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, ये यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। तो ये जो सत्याग्रह है ये अब 100 साल पूरे करने जा रहा है, तो ये सत्याग्रह उसी चीज़ की याद दिलाता है। अभी 100वां साल यहाँ पर इसका स्टार्ट हो गया है, और उसका सेलिब्रेशन तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इसका शताब्दी ईयर जो है उसका उद्घाटन किया, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सत्याग्रह से बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर ये 100 साल पूरे कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा इवेंट इंसिडेंट जो कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिले, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। 100वां साल पूरा कर रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा, जिन्होंने इस सत्याग्रह में जान फूंकी। तो बहुत सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जानने को मिलेगी। आज इसके बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि ये सत्याग्रह जो है गांधी जी के साथ भी कनेक्टेड था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने ही आप में। एक पूरे कहने के लिए तो केरला का था ये इवेंट, पर लेकिन पूरे देश की नज़र रही इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर। मैंने जैसे बताया कि ये जो स्टार्ट हुआ था ये 30 मार्च को 1924 में यहाँ पर ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। त्रिवेंकोर आज की डेट में केरला के अंदर में पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, उस टेम्पल, उस मंदिर के अंदर में जो लोकल लोग थे उनको अलाउ करना बेसिकली नहीं अलाउ किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको लोअर कास्ट यानी कि नीची जाति का माना जाता था। ये तो छोड़ो, एंट्री टेम्पल में करना तो दूर की बात है, टेम्पल यानी कि मंदिर के आसपास की जो जमीन है उस पर जो रास्ते बने हुए थे उन रास्तों पर भी जाने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था। यानी कि अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी लोअर कास्ट हिंदू सोसाइटी को अलाउ नहीं करती थी, और अनटचेबिलिटी का ये यहाँ पर काफ़ी गहरा मुद्दा देखने को मिलता था। जो पर्टिकुलर टेम्पल था वो था शिवा टेम्पल, यानी कि शिव जी का टेम्पल था वहाँ पर वैकोम के अंदर में, जो कि आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोग उसको इस तरीके से देखते हैं कि पुराने टाइम पर ऐसा होता था, पर लेकिन सोच कर देखो उस टाइम की सोसाइटी कैसी होगी जहाँ पर इतने सारे प्रतिबंध लोगों के ऊपर हुआ करते थे। ये जो टेम्पल है इसके पास में एक बड़ी ही प्यारी सी लेक है, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, वेम्बनाद लेक का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा केरला के अंदर में। ये सत्याग्रह और भी ज़्यादा न्यूज़ में आया उस टाइम पर जब यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा एंट्री की गई और बोले गए कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी को हटाना है, और कहीं ना कहीं टेम्पल के अंदर में उन लोगों की भी एंट्री करनी है जिसको एंट्री करने नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये सत्याग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पर भी। यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, सोचो गांधी जी कहाँ से कहाँ पहुँचे इस पर्टिकुलर सत्याग्रह के चलते ही, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारा आंदोलन चला, और आज भी ये 100 साल पूरे कर रहा है तो देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो श्री महादेश्वर जो मंदिर है उसमें एंट्री थी बिल्कुल मना, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। तो लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि यार इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा एक इंसिडेंट आप लोगों के सामने निकल कर आता है।
यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, जैसे पहले पुराने टाइम पे राजा हुआ करते थे त्रिवनकोर के, बेसिकली कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यानी कि राजा रजवाड़ों की रियासत थी यहाँ पर ये, जिसमें काफ़ी सामंती, सैन्यवादी या फिर रीति रिवाज के रूढ़ी रीति रिवाज फॉलो करने वाले काफ़ी सारे लोग यहाँ पाए जाते थे, जिसमें वो मंदिर पर अपना हक मानते थे, जबकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब लोगों के लिए इक्वल होता है, पर लेकिन वो ऐसा नहीं मानते थे। तो इसलिए यहाँ पर उनको जो लोअर कास्ट माना जाता है उनको अनुमति नहीं थी कि यहाँ पर एंट्री की जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि उस टाइम पर भी लोग समझ रहे थे कि ये गलत है। तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1923 में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई यहाँ पर कैकानाडा में, और उसमें यहाँ पर एक तरीके से जो प्रिजाइड की गई, तो उस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कांग्रेस का हर एक सेशन कोई ना कोई प्रिजाइड करता था, कोई ना कोई नेता हुआ करते थे। तो टी.के. माधवन साहब जो हैं वो वहाँ पर नेता थे, और उन्होंने बात की दलित जातियों के लिए जो भेदभाव चल रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई उस टाइम पर, और उस रिपोर्ट के चलते यहाँ पर देखने को मिला कि यार ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सही नहीं चल रही हैं। तो उसके चलते उनके द्वारा काफ़ी लार्ज स्केल पर इन चीज़ों को हटाने की, सोसाइटी में से दूर करने की मांग की गई। और यहाँ पर केरला पर्यटनम के नाम से आप लोग बोल सकते हैं, उस टाइम की बात करूं, देखो 100 साल पुरानी, ठीक है। तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम जिसको केरला पर्यटनम बोला गया, और उसके चलते हिंदू जो है चाहे वो किसी भी कास्ट के हों उनको एंट्री दी जाएगी टेंपल के अंदर में। यहाँ से जो कास्ट का भेदभाव जो है वो दूर किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम पर। आज के डेट में तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ठीक है यार ऐसा हो गया होगा, पर लेकिन सोचो उस टाइम पर जब ये प्रोग्राम चलाया गया होगा, जो सोसाइटी में लोग इस चीज़ को फॉलो करते थे उनको कितना ज़्यादा एक तरीके से यानी आहत होता होगा, जिनको एंट्री नहीं करने दी जा रही है, और जिन्होंने ये रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, जब उनके रूल और रेगुलेशन टूटे होंगे तो उनको भी एक तरीके से कितना आहत हुआ होगा। मतलब दोनों तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा, जिनका नाम है प्रियार ई रामास्वामी। इनका नाम जरूर याद रखेगा। इनके द्वारा बड़ी ही खतरनाक सी बात बोली गई, आज की डेट में सुनने में थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है कि कुछ को अटपटी लगे। इनके द्वारा बोला गया कि इफ गॉड इज नॉट इस, ध्यान से सुनिएगा जो बात बोलूंगा, इफ गॉड इज द रूट कोज ऑफ ओवर डिग्रेडेशन, यानी कि अगर भगवान हमारे डिग्रेडेशन यानी कि हमारी जो जिंदगी है उसको डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं, अगर हम लोग भगवान को मानकर, तो डिस्ट्रॉय द गॉड, यानी कि उस भगवान को भी डिस्ट्रॉय कर दो। इफ इट इज रिलीजन डिस्ट्रॉय इट, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि जिंदगी में अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप लोग चले गए हैं जिससे आप लोग की लाइफ जो है वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो गई है, तो उस रिलेशनशिप में 1 मिनट के अंदर अंदर उससे आप लोगों को बाहर निकल जाना है। तो ये बात यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई थी कि अगर वो भगवान भी है जो आप लोगों की लाइफ को डिग्रेड कर रहा है तो उस भगवान को भी डिस्ट्रॉय कर दो, और अगर कोई रिलीजन है जो आप लोगों की लाइफ को आगे नहीं ले जा रहा है और पीछे धकेल रहा है, तो उस रिलीजन, उस धर्म को भी आप लोग जो है उखाड़ कर फेंक दो। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया, जिसके चलते यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो कास्ट सिस्टम था उसको उखाड़ कर फेंकने की बात इनके द्वारा की गई। यानी कि हमारे देश के अंदर में जो कास्ट सिस्टम था तो उसको एक तरीके से उखाड़ कर फेंकने वाले लोगों में इनका नाम आप लोग काफी एक रेस्पेक्ट के साथ में ले जाता है कि आखिर सोसाइटी में कास्टिज्म है ही क्यों, क्योंकि हर एक इंसान जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं एक ही पैटर्न से पैदा होता है, एक ही पैटर्न से आता है, एक ही पैटर्न से जाता है, पर लेकिन हम लोग यहाँ पर डिवीजन करके रखते हैं कि अच्छा हम जो है अपर कास्ट है, ये जो है लोअर कास्ट है, और इसको इस तरीके से, तो वो सारी की सारी फालतू की जो चीजें सोसाइटी में है वो सोसाइटी को डिवाइड करके रखती है, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाकर हमारे ऊपर रूल किया था, इसी को यूज कर। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि आप लोग अगर देखते हो जब भी कोई सत्याग्रह होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो कोई एक रीजन नहीं था कि हाँ जिस तरीके से 1857 की क्रांति जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर कोई एक रीजन नहीं था वो पूरी क्रांति होने का। इसी तरीके से यहां पर भी कोई एक रीजन नहीं था। क्रिश्चियन मिशनरी जो कि यहां पर उस टाइम पर काफी लार्ज स्केल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पर उनको सपोर्ट किया जा रहा था, और बहुत सारी ऐसी लोअर कास्ट के लोग थे हमारे देश के अंदर में, उनको वो क्या कर रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। बेसिकली रिलीजन के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंग्रेज ये बोला करते थे हमारे देश के वासियों को कि हम लोग सुपीरियर हैं, तुम लोग जो हो बहुत ही एक तरीके से लोअर ग्रेड के लोग हो, और भगवान ने हमको, ऊपर वाले ने हमको भेजा है तुम लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए। ऐसी ऐसी बातें बोला करते थे। वो तो भला हो यहाँ पर जब खुदाई हुई और इंडस वैली सिविलाइजेशन चीज़ें यहाँ पर हड़प्पा, ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आई, जब बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में पता चला तब जाकर अंग्रेज जो हैं वो थोड़ा सा ठिकाने लगना स्टार्ट हुए। वरना उससे पहले बोलते थे कि भाई साहब हम ही हैं जो कुछ हैं, तुमको हम ही सुधारने आए हैं, तुमको हम ही जिंदगी संवारने आए। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर उनके द्वारा बोली जाती थी हमारे लोगों का माइंड जो वाश करने के लिए।
तो यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट मेन रीजन तो ये था कि बहुत सारे जो लोग थे उनको रिलीजन कन्वर्ट कराया जा रहा था। इसी के साथ में जो महाराजा थे जिनका नाम था यहाँ पर अलियम थ्रुनल, उनके द्वारा कई सारे ऐसे प्रोडक्टिव काम चलाए गए जिससे सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सके। पर लेकिन आप लोगों को पता होगा जब जब सोसाइटी में वेलफेयर करते हैं तो पुराना जो रूढ़िवादी सिस्टम है उसको साइड में उठाकर रखना पड़ता है, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। तो इसके चलते कई बार सोसाइटी के लोग उससे भी ऑफेंडेड हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी जो जिंदगी चल रही है मस्त तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा भी सिस्टम आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जिंदगी में हम लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आप लोग मॉर्निंग में जो हो डेली 6 बजे उठ रहे हो और मैं बोलूँ 4 बजे उठ जाओ, तो आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा शरीर जो है वो आपको मना करेगा। उसके साथ में लड़कर आप लोगों को उठना है तो वो एक तरीके से समझ सकते हैं कि रिबेल हो जाना। तो ऐसे ही पुराना सिस्टम फॉलो किया जा रहा है कई सौ सालों से देश के अंदर में। उसको अगर तोड़ना है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उन सब चीज़ों पर फोकस करना है, तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको अपोज करेंगे। तो पहला तो मिशनरी थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, खतरनाक चीज़ थी। दूसरे नंबर की ये चीज़ थी कि जो राजा थे वहाँ पर वो रिफॉर्म लेकर आ रहे थे। और इसी के साथ में जो तीसरी आज की डेट में तो हम लोग को ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि हमारा देश जो है वो एक कैपिटलिस्ट देश है। उस टाइम पर जब यहाँ पर ये कैपिटलिस्ट लोग यहाँ पर घुस रहे थे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर उस समाज के अंदर निकल कर आ रही थी। इनके जो कैपिटलिज्म को लेकर जो रिफॉर्म लाए जा रहे थे, एक नया सोसाइटी का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, उसके चलते भी काफ़ी सारी दिक्कतें उस टाइम पर देखने को मिल रही थी। तो यहाँ से क्या आप लोगों को जानने को मिलता है, यहाँ से सीधी सीधी ये बात आप लोगों को जानने को मिलती है कि जब एक पैटर्न में चीज़ें चलती रहती हैं तो लोग अक्सर जो है उस रिफॉर्म को अगेंस्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें नजर आई। तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, पर लेकिन जब यहाँ पर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार नहीं ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम यहाँ पर आप लोग पेरियार ईवी बेसिकली रामास्वामी आप लोग बोल सकते हैं। इनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया और पूरा परिवार जो था इनका इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर बेसिकली उतर पड़ा ग्राउंड लेवल पर। इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था यहाँ पर नगमा, जिनका नाम था यहाँ पर नगमई, और इनकी जो बहन थी जिनका नाम था यहाँ पर कन्नमल, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खासकर जो महिलाएं थी उनको इन्होंने बहुत ही गाइड किया कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को सुधारना है। तो यहाँ पर वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनका रोल काफ़ी बड़ा रहा। और उसी आप लोगों को देखने को मिलेगा सत्याग्रह ने इतना बड़ा रोल एक तरीके से निभाया यहाँ पर कि इवन महात्मा गांधी जी के द्वारा भी यहाँ पर एंट्री की गई सत्याग्रह में 1925 में, जो कि वैकोम में यहाँ पर वो आए। और जब जाकर यहाँ पर ये जो सत्याग्रह है, मैंने बोला ना 1 साल से भी ज़्यादा चला। सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ था तो 30 मार्च 1924 में स्टार्ट हुआ था और 23 नवंबर तक लगभग यहाँ पर चीज़ें चली, मतलब नवंबर भी लगभग पूरा हो गया आप लोग ये बोल सकते हैं। तो फिर महात्मा गांधी जी और इसी के साथ में WH पिट्स जो कि पुलिस कमिश्नर थे उनके बीच में यहाँ पर कुछ समझौता हुआ और उसके चलते यहाँ पर फिर चीज़ें हुई कि ऑफिशियली यहाँ पर चीज़ों को विड्रॉ किया जाए और कंसल्ट किया जाए कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर नॉर्मल करके चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि यार एक पुरानी चीज जब चली हुई आती होती है ना, उसको छेड़ना, उसको टच करना, उसको उखाड़ना, ये बहुत ही तकड़ी चीज है। इवन मैं आप लोगों को एक छोटी सी उदाहरण देकर समझाऊं। आज की डेट में अगर आप लोग एक किसी पर्टिकुलर गांव से आते हैं निकलकर, ठीक है, और उस गांव के अंदर में जो लड़कियां हैं वो सर पर चुन्नी रखती हैं, वो उसको नहीं उतारती हैं और बिल्कुल एक तरीके से गांव में नहीं, एक तरीके से जो पैटर्न फॉलो होता है उसको फॉलो करते हैं। और सोचो कि आप लोगों की सिस्टर है, वो बाहर रहती थी स्टार्टिंग से ही, वो गाँव में रहती नहीं थी, वो बाहर से पढ़कर आई, गाँव में आने के बाद में उसने क्या किया, वो पैटर्न फॉलो नहीं किया। या फिर आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ जो है थोड़ी मॉडर्न आ गई, पढ़ी लिखी वाइफ आ गई और वो गांव में वहां पर सर पे चुन्नी नहीं रख रही है या फिर उस तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो पूरे गांव में उसके बारे में बात होने लग जाती है कि हाँ यार ये इसकी फलाने ढिमकाने की बहू है, वो ना बिल्कुल सर पे चुन्नी तक नहीं रखती है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नॉर्मली अपने आसपास भी नोटिस की होगी। तो सोचो कि आज के डेट में भी ऐसी ऐसी बातें होने लगती, तो पुराने टाइम पे किस तरीके से बातें यहाँ पर होती होंगी। तो ये काफी बड़ा एक तरीके से फैसला था अगर उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। टेम्पल के अंदर एंट्री जो था, इसके अंदर जब एंट्री के बारे में बात की तो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें चलती रही कि हाँ इस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पर लेकिन आगे चलकर फिर यहाँ पर बात करें तो टेम्पल के अंदर एंट्री की बात की गई कि मंदिर के अंदर प्रवेश की उद्घोषणा जो की गई यहाँ पर 1936 में, ये हिस्टोरिकल प्रोक्लेमेशन था जो कि साइन किया गया महाराजा त्रावणकोर के द्वारा। और ओल्ड एज जो बैन था टेम्पल में एंट्री का वो हटा दिया गया, यानी कि जो पुरानी चली हुई प्रैक्टिस थी कि मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं किया जाएगा, उसको हटाकर उसको उखाड़कर फेंक दिया गया। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं
कि वो पैटर्न चेंज कर दिया लोगों ने मिलकर, जो कि लग नहीं रहा था किसी को कि ये पैटर्न कभी चेंज होने वाला है। तो ये काफी बड़ा एक तरीके से इवेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं सेलिब्रेशन का, कि सब लोग जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ में आ गए। इसी के साथ में 23 नवंबर 1925 में जब आप लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम गेट खोल दिए गए यहां पर, एक गेट को छोड़कर यहां पर। और 1928 में जो बैकवर्ड कास्ट थी उनको राइट हो गया कि वो उस पब्लिक रोड पर भी चल सकते हैं, जो मंदिर के आसपास बोला था ना मैंने कि रोड थी उस पर उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, इवन उस रोड पर भी जाने के लिए उनको एंट्री मिलना स्टार्ट हो गई। तो यानी कि सारे जो बैरियर थे वो हटना स्टार्ट हो गए। मूवमेंट ने इतना बड़ा रोल प्ले किया यहां पर, जो कि उस टाइम पर और आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं। तो उस चीज का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अंदर में जो इतना प्यारा संविधान लिखा गया ना यार, वो उसमें इतने सारे इंसिडेंट उन्होंने देखे, उनको एनालिसिस किया, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे इतने देश के अंदर में जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाए गए उनको देखा, कहाँ कहाँ पर अनटचेबिलिटी ये वाली ये सारी चीजें हो रही हैं। ह्यूमन राइट के बारे में हमारे संविधान में बात की जाती है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल कर आती है? तो हमारे देश की हिस्ट्री से निकल कर आती है। तो जो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार हमारे देश में है वो एक नेक्स्ट लेवल के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि प्राइमरी स्ट्रगल फॉर द ह्यूमन राइट इन इंडिया वो यहां से स्टार्ट हुआ कि लोगों के अधिकारों के बारे में बात की जाए। 1924 में यहां से वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक टेस्टिंग थी यहां पर सत्याग्रह को कैसे चेक करना है कि सत्याग्रह काम करता है नहीं करता है। और इसी के साथ में इंस्टॉल किया गया रैशनैलिटी, यानी कि मास के द्वारा इकट्ठा होकर एक रैशनल चीज जो कि सही चीज थी, एक उचित चीज थी, एक तर्कसंगत चीज थी, उसके ऊपर सबने बोला कि मोहर लगाई कि हाँ यार ये चीज जरूर होनी चाहिए। तो ये था एक ऐसा एक इवेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वैकोम सत्याग्रह। तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वेम्बनाद लेक आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन वगैरह के बारे में भी अगर चीजें याद रहेंगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। इवन इससे रिलेटेड टॉपिक से देखिए, टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले आप लोग उसकी जानो कि करंट में क्यों है, उसके बाद में फिर टॉपिक के बारे में देखो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, इसके बाद में फिर देखो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो क्वेश्चन भी बनाए गए हैं बड़े प्यारे प्यारे, उनको भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग भी अगर उस टॉपिक से आप लोग कर लो तो किसी को ये टॉपिक समझा सकते हो, इस लेवल पर आप लोगों को तैयार हो जाएगा। तो बात क्या जी रही है? बात की जा रही है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वैकोम सत्याग्रह एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो सकता है। और इसी के साथ में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है? वैकोम सत्याग्रह के बारे में बोला जा रहा है कि वैकोम सत्याग्रह वो 13 मार्च से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली 1924 से सत्याग्रह मूवमेंट इन त्रवणकोर। आज की डेट में पार्ट जो है वो तमिलनाडु का है। अनटचेबिलिटी इन हिंदू के अंदर में देखने को मिल रही थी सोसाइटी में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? सत्याग्रह का जो एम था कि कैसे फ्रीडम प्रोवाइड करानी है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में, और जो टेंपल के पास में जो पब्लिक रोड थी उस पर किस तरीके से सबको अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी काफी बड़ा फोकस दिया गया। तो यहाँ पर एक टेंपल था, उसका नाम भी याद रख सकते हैं, श्री महादेवर, ठीक है। तो श्री महादेवर मंदिर जो टेंपल था वैकोम के अंदर में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये कहां पर है, ये कंफ्यूजन में मत आ जाना। ये त्रवणकोर जो है वो तमिलनाडु के अंदर में नहीं है। दिखने में लगता है कि त्रवणकोर तमिलनाडु, ठीक है, पर लेकिन ये केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी डिटेल में, काफी तसल्ली में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। केरला को भी अगर आप लोग वैसे भी मैप में देखना चाहते हैं तो कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पर, तमिलनाडु को कितनी स्टेट की बाउंड्री टच करती है? और इसी के साथ में जो पुदुचेरी है वो किस किस एरिया में आप लोगों को कनेक्ट होता हुआ नजर आता है? यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में अगर बात करें या फिर किसी और में भी पुदुचेरी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस किस स्टेट में पड़ते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देना है, ठीक है। और इसी के साथ में जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर, वो भी आप लोग याद रखिएगा, त्रवणकोर के अंदर में जो यहाँ पर एक तरीके से मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। तो इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से एक तरीके से कौन सी मीटिंग थी यहाँ पर जब कांग्रेस की हुई थी यहाँ पर 1923 में, ठीक है। तो उसके चलते जो लीडर थे कायकानाडा में वो मीटिंग हुई थी बेसिकली, ठीक है, जो इसके चलते यहाँ पर बात की गई थी। उसी के अंदर में क्या स्टार्ट किया गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर केरला के अंदर में केरल पर्यटनम करके यहाँ पर एक तरीके से एक सिस्टम चलाया गया, एक टेम्पल में कैसे एंट्री लोगों की करानी है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएंगे। तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक था, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक? फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, या फिर कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा एक सॉन्ग है यार, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दू लगे उस जैसा रे, पानी रे पानी। किस किसी ने सुना है ये सॉन्ग?
बड़ा ही प्यारा सॉन्ग लगता है मुझे। और पर्टिकुलर बात करें तो इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो जैसे समाज में जाए ना वैसा ही वहीं का ही बन जाए एकदम। इनके शहर में जा रहा है तो शहर जैसा रहन सहन खान पान, गाँव में जाए तो गाँव जैसा रहन सहन खान पान। वो होता है रियलिटी में एक सही इंसान जो कि चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना जानता है। ये पर्टिकुलर बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पानी आप लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का भी। अच्छा जाकर सर्च करिएगा हमारे शरीर के अंदर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। अगर बात करें कितना बॉडी में पार्ट अगर पानी का है तो ये आप लोग एक बार जाकर देखिएगा। यानी कि नॉर्मल इंसान की बॉडी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से अभी ये न्यूज़ में क्यों है, अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो पानी जो है आज के डेट में कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये बोल सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा ना वो पानी के ऊपर हो सकता है। ऐसी ऐसी भी बातें बोली गई हैं। और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जब आप लोग जाओगे तो इसमें टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये दुनिया को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में बात करते हैं। और 2030 तक इसका टारगेट है कि दुनिया में से भुखमरी को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, पढ़ाई लोगों तक पहुंचानी है, एक तरीके से अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर गोल पूरा पानी के ऊपर है। अगर देखा जाए तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इनके पानी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा छठा गोल भी। और ऐसा नहीं कि पानी के बारे में यही है, लाइफ बिलो वाटर आर्टिकल अगर बात करें 14, यानी कि 14 जो गोल है यहाँ पर ये भी इसका पानी के बारे में बात करता है। तो पानी को बहुत ही इंपॉर्टेंस इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी यहाँ पर दी जाती है। इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बात की जाती है पानी को लेकर। इसको बोला गया है UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यार, यहाँ पर जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो यहाँ पर इस तरीके की पहली बार कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो यूएन की ये फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस थी इन 46 ईयर, यानी कि पिछले 40 सालों में पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिले। तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इनका टारगेट ये कि पानी को कैसे लेकर चलना है हम लोगों को, मतलब पानी जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कैसे हम लोगों को हैंडल करना है। पानी आज के डेट में आप लोगों को हर जगह देखने को मिलता है, पर लेकिन रियलिटी में पानी, फिर भी इंसान जो है पानी के लिए रोते रहते हैं कि रियलिटी में यार पानी नहीं है। तो इसके चलते दुनिया भर के लोग जो हैं पानी को लेकर लड़ते हुए भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ सके। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हुई है यहाँ पर, इससे पहले इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जब यहाँ पर बातें की गई थी तो मार दे प्लाटा बोलेंगे इसके, पाल्टा नहीं प्लाटा। ये कहाँ पर है मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ, तब आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ अर्जेंटीना के अंदर में, साउथ अमेरिका के अंदर में एक लोकेशन है यहाँ पर, ये है बेसिकली मार दे प्लाटा। तो मार दे प्लाटा या खाले पराठा कैसे याद रख लेना। यहाँ पर UN 2023 जो कॉन्फ्रेंस अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग यहाँ से की गई थी अर्जेंटीना के अंदर से, पर लेकिन पिछले 40-47 सालों में अब पहली बार यहाँ पर ये हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पर बढ़ जाती है कि इतने लंबे समय बाद फिर से याद आ गई। कैसे याद आ गई भैया, कहाँ खो गए थे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही है ओवर वाटर शेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, यानी कि आज की डेट में जो ये वाटर शेड मूवमेंट है ये दुनिया को फिर से एकजुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले टाइम में कि पानी के ऊपर जी जो आप लोगों को युद्ध होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि वैसे हमारी जो प्यारी पृथ्वी है ना उसके बहुत बड़े भाग पर आप लोगों को पानी देखने को मिलता है, पर लेकिन वही है कि हर जगह पानी है पर लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। तो इसलिए देश के जो अमीर देश है ना, देश के जो अमीर बेसिकली दुनिया के जो अमीर देश हैं जैसे कि USA हो गया, तो यहाँ पर वो निकलकर सामने आया, उसने तजाकिस्तान और नीदरलैंड के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट किया, ठीक है। और इसी के साथ में अब की बार जो वाटर डे सेलिब्रेट किया गया, किस डेट में था आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन बताता है। वाटर डे किस डेट में सेलिब्रेट किया गया जो मैंने डिस्कस भी किया था, और उसमें बात की गई थी थीम की भी, वो थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। तो ये भी जरूरी है, जब तक हम लोग एक तरीके से सही तरीके से चेंज नहीं लेकर चलेंगे। एक्सेलरेट करना मतलब त्वरित उत्पन्न करते हैं, तो त्वरित चेंज, इसको परिवर्तन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो इतने लंबे समय बाद फिर से यहाँ पर जब मीटिंग हुई तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पर यह है कि जब वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी मार दे पाल्टा, ठीक है, प्लाटा पाल्टा, तो यहाँ पर उस टाइम पर फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार किया गया था कि सब लोगों को मिलकर आना है और सबका अधिकार है कि यार पानी कम से कम सबको मिलना चाहिए, ठीक है। पानी कम से कम सबका अधिकार है। नहीं कहते कि रोटी कपड़ा और मकान आप लोगों ने सुना होगा, पर बिना पानी के वो बेसिकली अधूरा रह जाता है। तो बात की जा रही है कि एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर इन द क्वांटिटी सबको कम से कम इतना मिलना चाहिए कि कम से कम इंसान जो है एंजॉय कर सके, और क्वालिटी भी यहाँ पर मिलनी चाहिए उसकी। तो बेसिक नीड है ये इंसान की, इंसान जिंदा नहीं रहेगा इसके ऊपर।
तो इसके चलते जरूरी है कि फंडिंग भी की जाए, कहीं ना कहीं लोगों को ड्रिंकिंग वाटर पानी प्रोवाइड कराया जाए और साफ सफाई भी देखने को मिले। ऐसा नहीं कि पानी तो है उसमें से बदबू आ रही है। जैसा मैं आप लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि जब मैं दिल्ली में रहा करता था तो यहाँ पर अंकल थे हमारे जो बेसिकली लैंडलॉर्ड थे। मैंने पूछा अंकल जी पानी कैसा आता है? कह रहा बेटा बड़ा अच्छा पानी आता है, यमुना का पानी आता है बिल्कुल। मैंने बोला तो उन्होंने गंगा जी का था। मैंने बोला अंकल जी पहले तो ये देख लो यमुना नहीं, गंगा जी नहीं यमुना है वो, और फिर उसका पानी देखो दिल्ली में कैसा होता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जरूरी है उसके ऊपर फोकस देना। पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो ड्रिंकिंग एक तरीके से पीने लायक पानी मिले तो ये भी एक नहीं, वो कहते हैं कि आज की डेट में अक्सर जो लोग हैं घर भी ऐसी जगह बनाते हैं कि क्या पीने वाला पानी ठीक मिल जाता है वहाँ पर। तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है, वरना पहले ये सारी सिचुएशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलती थी। आज के टाइम पोल्यूशन इतना देखने को मिलता है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप लोग चले जाओ, पानी को लेकर जमीन के अंदर पानी पोल्यूटेड हो रहा है, इवन समुद्र के अंदर पोल्यूटेड हो रहा है, इवन बर्फ जो है वहाँ पर पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जरूरी है कि इनके ऊपर हम लोग को काम कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें सुधारी जा सकें। आज की डेट में कोई चीज़ अगर सुधारनी है तो उसके लिए सबसे बेसिक सी चीज़ क्या है कि उसके बारे में पहले तो जानो कि इशू क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग समझोगे, आज की डेट में इशू विद दीज कमिटमेंट, जैसे कि यहाँ पर जो कई सारे ऐसे हैं कि हम लोग को क्या करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, डेटा का इस्तेमाल करना है कि हाँ इतनी जगह ये प्रॉब्लम हो रही है। नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, जैसे मुझे कुछ पता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कुछ पता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करो। तो इससे क्या होगा, सबकी नॉलेज बढ़ती है। पर लेकिन मेरी नॉलेज मैं अपने पास लिए बैठा रहूँ, आप लोग कुछ बताओ ही ना, तो फिर मेरा यहाँ पर आकर बैठना ही बेकार है। तो इसका मतलब नॉलेज शेयरिंग जरूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। यहाँ पर अगर एक हाथ से काम होता है तो 2 हाथ अगर मिल जा रहे हैं, 3 हाथ अगर मिल जा रहे हैं, 4 हाथ मिल जा रहे हैं। इसीलिए सोचो जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वहाँ पर एक स्किल्ड लेबर फोर्स हो तो वो देश कभी भी पॉपुलेशन को ये नहीं बोलेगा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये देखो काम करने वाले हाथ कितने हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे पीछे चीज़ें चलती रहेंगी जब तक सही नहीं आएंगी, जब तक कि इंसेंटिव्स नहीं दिया जाए, यानी कि कुछ सपोर्ट ना गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाए। तो गवर्नमेंट एक सपोर्टर के रोल में जब तक यहाँ पर नहीं आएगी तब तक चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ओके, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर क्यों लोग अभी जाना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो है बहुत सारी छूट दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में रहता है कि लोगों को कैसे उस डायरेक्शन में लेकर चलना है। ठीक है, वरना ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगता है कि यहाँ चेंज हो रही है, हवा कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, पर लेकिन जो भी कमिटमेंट किए जाते हैं ना, जैसे आप लोगों को मैं बोलूँ सुबह मॉर्निंग में टाइम पर उठना है यार। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट डेली आप लोगों को 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना है, कम से कम डेली आप लोगों को 40 से 50 MCQ लगाने हैं। तो ये बातें बोलना कि हाँ ठीक है सर कर लेंगे, आपने बोल दिया, पर लेकिन कितने आकर यहाँ पर इसको कर रहे हैं। ठीक है, इवन आप लोग ये देखो कमिटमेंट की अगर बात करूँ, इवन जैसे कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को जब बात करें लाइक करने में तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ठीक है, अगर वीडियो 70-80 हज़ार लोग देख रहे हैं और लाइक कितने कर रहे हैं उसको 3-4 हज़ार लोग, 5 हज़ार लोग, 6 हज़ार लोग मुश्किल से। तो छोटी छोटी चीज़ें भी लोग जो हैं उसको भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसका भी कमिटमेंट नहीं फॉलो कर पाते हैं। जब उनको टाइम टेबल फॉलो करने की बात करो तो वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है यार। छोटी छोटी चीज़ों पे जब कमिटमेंट नहीं फॉलो करोगे, मॉर्निंग में टाइम पर उठना है वहीं आप लोग नहीं करोगे काम, इसी के साथ में एक्सरसाइज करनी है नहीं किया तो फिर आप लोग अपनी खुद की नज़रों में ही आप लोग अपने आप को नहीं उठा पाते हो। तो जब तक चीज़ें बाइंडिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। तो नॉन बाइंडिंग आओ, चाय समोसा पी के जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मैक्सिमम यूएन की जितनी भी समिट होती हैं बाइंडिंग नहीं रहती चीज़ें। ठीक है, वोटर एक्शन एजेंडा जो है डिड नॉट इंक्लूड द लोकल कम्युनिटी, मतलब जंगल को आप लोगों को साफ स्वस्थ बनाना है, जंगल को हष्टपुष्ट बनाना है और जंगल के लोगों को, आदिवासी को बाहर निकाल के फेंकना है। वो पूजा करते हैं यार उस जंगल की। अवतार मूवी देखिए आप लोगों ने, लोग जो है कैसे मानते हैं। हमारे देश के अंदर भी पेड़ों की पूजा की जाती है अलग अलग त्योहार के ओकेजन पर, और उन्हीं को हम पार्ट नहीं बना रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि उनके बिना हम लोग ये चीज़ें कर पाएंगे? तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बार तरीके से फेल हो जाती है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड वायलेंस थ्रेट वगैरह देखने को मिलती है कम्युनिटी को, जो कि वहाँ पर रहती है उसके अंदर में कम्युनिटी, उसको प्रोटेक्ट करने वाली कम्युनिटी। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है कि जो उस नींव से जुड़े हुए हैं, जो उस जड़ से जुड़े हुए हैं, हम लोग उसको ही साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जल स्रोत को बचाने की कोशिश करने वाले समुदाय के ऊपर हिंसा देखने को मिलने लगती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा अवतार मूवी में क्या था, जंगल को बचा रहे थे वहाँ पर दूसरी जो पार्टी थी उनको तो वहाँ पर अपना माल पानी निकालना था, तो इसलिए उन्होंने खूब गोले बारे बरसाए उनके ऊपर। ऐसे ही आप लोग बात करते हैं जब लकड़ी की बात करते हैं, फॉरेस्ट में से जंगल के से लकड़ी को काटने की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जंगल में आग लग गई, पर लेकिन जंगल में कई बार आग लगाई जाती है। जैसे ब्राज़ील के अंदर में जंगल में आग लग रही बहुत जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जंगल खत्म हो, यहाँ पर वो खेती बाड़ी करें, फैक्ट्री लगाएं। ऐसी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वो बातें हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खुलकर बातें नहीं करते हैं, पर लेकिन ये हैं तो हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों ने बीड़ी सिगरेट पीकर वहाँ पर फेंक दी, जंगल के अंदर में आग लग गई, अगले दिन लकड़ी साफ है वहाँ से, समझ रहे हैं आप लोग, लकड़ियाँ काट कर ले गए।
तो यार आधी हरकतें तो होती हैं नेचुरली, पर आधी हरकतें हम भी करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव है पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, जैसे स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जल जीवन मिशन जिसने इसके अंदर में जान डाली, जल क्रांति अभियान लोगों को कनेक्ट करने वाला, नेशनल वाटर मिशन लाया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर निकाला, जिसमें बोला कि कितने सारे लोग हमारे देश में आने वाले टाइम में पानी की वजह से यहाँ पर दिक्कत में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस में पूछा गया था कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जल शक्ति अभियान हो गया, अटल भूजल योजना हो गई, तो ये वो सारे प्रोग्राम हैं, वो सारे इनिशिएटिव हैं जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना है। ये वो सारे इनिशिएटिव है जो कि जरूरी हैं आज के दिन में समाज में, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इवन यूएन के जब वाटर हम लोग एजेंडा के बारे में बात करते हैं तो नो सिंगल यूनाइटेड नेशन एजेंसी फाउंड द प्रोग्राम डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द वाटर इशू, यानी कि उसके अंदर में और दुनिया भर के चीजें लाकर जोड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले बोलना कि शादी करनी है बस लड़की चाहिए जी, ठीक है फिर उसके बाद में क्या होगा जी, हाँ लड़की तो चाहिए पर लेकिन हाँ आपकी लड़की को टीवी भी पसंद होगा देखना, तो एक अच्छा सा ना एक एलसीडी या एलईडी वगैरह कुछ लेकर आ जाए तो मजा आ जाए, होम थिएटर आ जाए तो आज के टाइम मजा आ जाए, आपकी लड़की आपसे मिलने भी आया करेगी, जी हाँ, तो एक कोई गाड़ी हो जाए ठीक सी, चलो ठीक है, मतलब अच्छी सी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी के लिए जी, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। तो यानी कि जिस मुद्दे का बात थी वो मुद्दा फिर साइड में हट जाता है, फिर किसी और मुद्दे के ऊपर बात चलने लगती है। तो इसीलिए जरूरी है कि जिस मुद्दे के लिए चलें, यानी कि एक एग्जाम के बारे में तैयारी करनी है, पर लेकिन हर एक पेपर दिया जा रहा है, पेपर दे लो, देखकर देख लो, पर ये थोड़ा ना कि आप लोग सबकी तैयारी करोगे, आप लोगों को सब्जेक्ट तैयार करना होता है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री तैयार हो गया, ज्योग्राफी तैयार हो गया, पॉलिटी तैयार हो गया, करंट आप लोगों का तैयार हो गया, अब एग्जाम कोई भी दे लो यार जाकर, तो अपने सब्जेक्ट को बेस कर को तैयार करो, ना कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि यार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की तैयारी करो। पहले बैठ के कम से कम 6-7 महीने अपना बेस बना लो चीजों को लेकर, एग्जाम फिर निकलने स्टार्ट होंगे। और आप लोगों ने देखा होगा जिस इंसान के एग्जाम निकलने स्टार्ट होते हैं ना, उसके भाई साहब कई एग्जाम निकलते हैं फिर आगे चलकर। वो क्यों होता है? क्योंकि बेस बना लिया बंदे ने एक बार, तो वो काम आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, यूएन की जब वोटर हम बात करते हैं, यूएन वोटर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर में जो मेंबर हैं, एक तरीके से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के साथ में जो वोटर या इससे रिलेटेड इशू के ऊपर बात की जाती है, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यूएन वोटर के बारे में जब बात करते हैं तो इंश्योर करता है कि मेंबर और जो पार्टनर है वो डिलीवर करे जो रेस्पॉन्स जो उनको काम दिया गया है, ताकि वोटर रिलेटेड जो चैलेंज है जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। ठीक है, यूएन वोटर की 3 लाइन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सॉरी सबसे पहले बोला गया है कि इन्फॉर्मिंग पॉलिसी प्रोसेस, यानी कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, और एड्रेस करना इमर्जिंग इशू, यानी कि काम तो करना स्टार्ट कर दिया पर लेकिन क्या कोई इशू आना स्टार्ट हो गया है, ये मॉनिटर करना, चीजों को रिपोर्ट करना, अगर कोई है भी तो यहाँ पर बिल्डिंग बेस, एक तरीके से नॉलेज बेस बनाना यहाँ पर, और लोगों को इंस्पायर करना। अगर लोग उस काम को करना चाह रहे हैं, जिस काम को बेसिकली आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को उनके अंदर थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी लाना पड़ेगा। पता चला लोग तो हैं डीजल और पेट्रोल में खुश, आप लोगों को उनको चलानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए माहौल बनाना पड़ेगा ना आप लोगों को कि हाँ भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, पता चला इलेक्ट्रिक व्हीकल की न्यूज़ आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई, भाई साहब उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की वजह से 2 लोग मरते मरते बच गए। आप लोगों को लगेगा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा? नैनो के साथ में क्या हुआ, देश के अंदर में इतनी शानदार गाड़ी बनाई टाटा ने, और भाई साहब उसकी मतलब नैनो को ऐसी बातें बोलकर उसको बोल दिया कि यार ये तो कुछ भी गाड़ी नहीं है, और बस इतने में तो स्कूटर, मतलब इज्जत बेइज्जती की बात जोड़ दी भाई साहब, और इज्जत बेइज्जती के नाम पर लोगों को ना कुछ भी चिपका लो फिर। तो ये कंडीशन है, क्योंकि पता था कि नैनो एक ऐसी चीज है, स्कूटर वाली कंपनी बंद हो जाएगी, ऊपर जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उनकी भी खस्ता हालत हो जानी है, क्योंकि बीच का प्रोडक्ट निकाला था भाई साहब टाटा ने। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, तो जरूरी है लोगों को साथ में लेकर चलना। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग यहां समझिए, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, आप लोग देखो यहां पर, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द जल शक्ति अभियान जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी के बारे में। तो ये जल संरक्षण और जल सुरक्षा के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए उसके बारे में, अभियान के बारे में विशेषताएं बेसिकली आप लोग यहाँ पर सामने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा एक टॉपिक है, पर लेकिन यहां से चीजें खत्म नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉपिक पढ़ तो लिया, पढ़ तो सब दुनिया पढ़ रही है यार, ठीक है, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन क्या रियलिटी में प्रैक्टिस कर रहा है उस टॉपिक को? क्योंकि टॉपिक तो पढ़कर भूल जाओगे, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस कर पा रहे हो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो टॉपिक याद रहेगा। बात करते हैं किसके बारे में, यहां पर बात की जा रही है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
यहाँ पर कौन सा इनिशिएटिव है इससे रिलेटेड, जल जीवन मिशन, जल क्रांति अभियान, जल शक्ति अभियान या अटल भूजल मिशन। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ABCFD बताइए। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएन वोटर के बारे में बात की जा रही है, तो यूएन वोटर ये किस तरीके का एक प्रोग्राम है जो आप लोगों को देखने को मिलता है, कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड जो है सही है। तो यूएन वोटर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है मैकेनिज्म, एक तरीके से कंप्राइज करता है यूएन नेशन एंटिटी एज ए मेंबर के तौर पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर के तौर पर, और इसी के साथ में यहाँ पर जो वर्किंग की जाती है वोटर और सैनिटेशन के इश्यूज पर इनके द्वारा मिलकर। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरी में क्या बोला जा रहा है कि यूएन का जो वोटर है बेसिकली ये रोल है एक तरीके से इंश्योर करने के लिए मेंबर और पार्टनर को कि डिलीवर कर सके एज यहां पर इन द रेस्पॉन्स टू द वोटर रिलेटेड चैलेंजेस जो भी हैं उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यार ये एक ऐसी चीजें हैं कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ लिया गया है। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, बताइए क्या आंसर है आप लोग के हिसाब से। यूएन 2023 जो वोटर कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में थीम बोला गया है, ओवर वोटर साइड मूवमेंट इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर द वोटर। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। सेकंड में बात की जा रही है कि सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली एम क्या है कि सपोर्ट करें, अचीव करें इंटरनेशनल के लेवल पर, यहाँ पर लोग इंटरनेशनल लेवल पर एग्री हो कि वोटर रिलेटेड क्या क्या टारगेट है उसमें काम किया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी लेकर चलने की बात की जा रही है। यूएस, यूके और नीदरलैंड मिलकर सामने है इसको होस्ट करने के लिए। तो 1 2 3 पहले में बोला गया 1 2, दूसरे में बोला 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। प्यारा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप लोग ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप लोगों का टॉपिक तैयार होगा तो मजा आएगा फिर। ठीक है, आंसर के यहाँ पर मैंने बोला था यूएसए, तजाकिस्तान और नीदरलैंड, तो यूके वगैरह यहाँ पर नॉर्मली चिपका दिए जाएंगे आप लोगों को और लगेगा हाँ यार हो सकता है सही। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला गया था, इसकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने डिटेल में तसल्ली में पढ़ाई आप लोगों को ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बेसिक है यहाँ पर यूएन के बारे में, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछे, नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप लोग देखते हैं जल जीवन मिशन हो गया, जल क्रांति हो गया, जल शक्ति अभियान, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया यहाँ पर। तो टॉपिक को तैयार करने का तरीका समझ में आ गया आप लोगों को कैसे तैयार करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी देख लिए, ये जो इवेंट है इसके बारे में बात कर ली, इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो भी हम लोगों ने जान ली। एक पर्टिकुलर लोकेशन जिसको मार दे प्लाटा, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया क्या क्या इश्यूज हैं इसके साथ में चलकर, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूएन वोटर क्या है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए वो आप लोगों को बता दिए यहाँ पर, और यूपीएससी यहाँ पर वोटर से रिलेटेड इशू से क्या क्वेश्चन पूछ चुकी है वो भी आप लोगों को बता दिया। टॉपिक कहते हैं हो गया तैयार। तो बताना समझ में कुछ चीज़ आई या फिर नहीं आई, तेरी समझ में नहीं आया क्या वो सॉन्ग नहीं है वो JRD के जो बेसिकली जो उसमें हसल में वो वाला गाना मुझे याद आ गया। तो समझ में आना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, और इसी के साथ में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेना। ठीक है, तो कोई भी डाउट साथ लेके नहीं जाना है। करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, एंजॉय करने का, बस रिवीजन करते रहो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना करा रहो ढंग से तसल्ली में करते रहो। ओके दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि नमक की क्या कीमत होती है, नमक हरामी नहीं करने का। नमक के ऊपर कई सारी मूवीज़ के नाम है, नमक हराम कुछ कुछ ऐसा करके, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नमक के साथ में आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। इवन नमक के नाम पर हमारी कंट्री की हिस्ट्री के अंदर में सत्याग्रह भी है। ठीक है, नमक का सत्याग्रह, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर में अगर बात करें, और ख़ासकर हमारी इंडियन लोगों के लिए अगर आप लोग बात करें, जो नमक है, जो सोल्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कई बार यहाँ पर इवन यूपीएससी क्वेश्चन तक पूछ लेती है। मुझे अभी भी याद है यूपीएससी का किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में नमक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पर्टिकुलर जो यहाँ पर प्रोडक्ट है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर में इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर लिखा हुआ था NaCl एक ऑप्शन में। मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैंने कहा यार ये क्या लिख रखा है इसने मैंने पहली बार में क्वेश्चन स्किप कर दिया, दूसरी बार में आया घूम के, मैंने कहा तेरी ये तो नमक लिखा हुआ है भाई मैंने कहा ये देखो। तो अभी इसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में जो नमक है बहुत ही ज़्यादा खाते हैं लोग, खासकर नमकीन लोग हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, सोल्टी लोग हैं। अभी WHO के द्वारा बड़ी खतरनाक बात बोली गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है कि इंडियन लोगों को अपना सोल्ट जो है वो कंजप्शन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो उसको कम करना चाहिए। एक इंसान को डेली लाइफ में 5 ग्राम के करीब आप लोगों को बेसिकली नमक खाना चाहिए अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक एडल्ट पर्सन को, यानी कि जो जवान नवयुवक है।
पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके डबल और ट्रिपल से भी ज़्यादा हम लोग इसको खाते हैं, जिसकी वजह से सेहत को कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो हेल्थ का इशू है यार ये, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेल्थ जो है हमारे देश के अंदर में 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती हैं। 7वें शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। तो हेल्थ कौन से पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में रखा गया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जो कि आज की डेट में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं WHO, तो वो बोलती है कि हम लोगों को 5 ग्राम से कम सोल्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोर देन डबल हम लोग इसका अमाउंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कई बार कई सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट ये बोलते पाए जाते हैं कि वाइट ब्रेड, वाइट जो सोल्ट होता है और वाइट जो चीनी होती है, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग की हेल्थ जो है अच्छी होगी। यानी कि अगर बात करें नमक की जगह तो सेंधा नमक नॉर्मली बोला जाता है, खाना चाहिए, अच्छा रहता है। अगर चीनी के बारे में बोले तो ब्राउन शुगर या फिर शक्कर जो ब्राउन कलर की होती है वो बोली जाती है, बेसिकली खानी चाहिए। और ब्रेड वाइट की जगह बोले जाते हैं ब्राउन ब्रेड खाने चाहिए। यानी कि हेल्थ के हिसाब से ये चीज़ें आप लोग रिप्लेस कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर में, अगर चाहते हो कि एक जीवन जो है वो हष्ट पुष्ट बना रहे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अक्सर डॉक्टर और एक्सपर्ट बोलते पाए जाते हैं, तो मैं तो बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ओके। पर लेकिन ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की ये जो स्लाइड है ये चक्षु खोल देगी आप लोग के, इतनी खतरनाक बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। नमक कम करना हमारी डे बाय डे की जिंदगी में क्या फायदा पहुंचा सकता है, ये टॉपिक आप लोगों को बताएगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि क्यों ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक लेवल की बातें बोलने जा रहे हैं। यानी कि जिंदगी में आप लोग अगर नमक को कम इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो आप लोगों का जो है कंट्रोल में रहेगा, ये बात बोली गई है। और इसमें इन्होंने फैक्ट भी दिए हैं कि कैसे कैसे आप लोग को चीज़ें करनी है। 1 ग्राम पर डे अगर आप लोग यहाँ पर जो इनटेक है उसके बारे में बात की जा रही है, ये 5 मिली एक तरीके से यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसके नापने की जो यूनिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है ये है 5 mmHg, यानी कि ये बेसिकली आप लोगों को मिलीमीटर देखने को मिलता है जो मरकरी पर, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोग यहाँ पर ये 1 ग्राम पर डे अगर आप लोग बढ़ाते हो तो यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर की रिडक्शन के बारे में बात की जा रही है। और खासकर जब एज हो जाती है 55 की या फिर उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ये दिल की बीमारियों के लिए बड़ा ज़्यादा खतरनाक है, एक तरीके से ये समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग इसको घटा देते हो तो आप लोगों के स्ट्रोक होने के चांसेस जो हैं वो घट जाते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और इसको क्रिटिकल फैक्टर है खासकर कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, यानी कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये इंसान को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है वो आज की डेट में जो ऐसी कंट्री जो कि खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि गरीब देश हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब देश हैं, उनके अंदर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से भाई साहब ये तो आप लोग खतरनाक लेवल पर समझोगे, इसकी वजह से 3.7 ट्रिलियन हमारी कंट्री की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जिसको जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद आप लोग बोलते हो, वो लगभग 3 ट्रिलियन है। पर लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसकी वजह से यहाँ पर 3.7 ट्रिलियन 2011 से लेके 25 तक का यहाँ पर एस्टिमेशन इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो। और ये मैं अपने देश के बारे में अगर बात करते हैं और खासकर ऐसे देश जैसे पड़ोस में हो गए पाकिस्तान, इधर आप लोग ये जाओगे जैसे कि ये वाली कंट्री होगी आसियान कंट्री, ये वाले देश हो गए, यहाँ पर अगर इनके बारे में बात करोगे, ऐसी अफ्रीका की बहुत सारे अफ्रीका के बहुत सारे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में 2% लगभग आप लोग लगा के चल सकते हैं। यहाँ तक यानी कि आप लोगों को बोलो कि 1 ग्राम नमक खाना कम कर दो स्टार्ट, तो देश की जीडीपी 2% यहाँ पर बचा सकते हो आप लोग। यहाँ पर समझ रहे हो आप लोग कितनी खतरनाक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला इंडियन इकोनॉमी जो है वो लॉस्ट हो गई मोर देन 2 ट्रिलियन बिटवीन 2012 से लेकर 2023 तक का कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से। आप लोग खुद सोचो, ऐसे ऐसे लोग जो हैं आज के डेट में हार्ट की बीमारी से जा चुके हैं। यानी कि हमारे जो बड़े बड़े सितारे आप लोग देखो, ठीक है, राजू श्रीवास्तव होगा, सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, इसी के साथ बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमारे बीच में से अभी गए हैं, किसकी वजह से? ये सारी हार्ट अटैक की वजह से गए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हार्ट अटैक जो है वो देश की इकोनॉमी पर इंपैक्ट डाल रहा है। भाई साहब ये कितनी सोचने वाली बात है। हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, दिल के दौरे की वजह से उसकी जान चलेगी, पर ये नहीं देख रहे हो कि वो इंसान जो है वो कितना प्रोडक्टिव इंसान था।
वो देश के लिए एक एसिड बन चुका था, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो इसको इसीलिए यहाँ पर इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इसके ऊपर इतना फोकस दे रही है। अभी कुछ स्टैटिस्टिक हैं आप लोगों के सामने जो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक है यहाँ पर ये इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में, दोनों के बारे में बोलते हैं। एवरेज इंडियन जो है उसका सोडियम कंजप्शन मोर देन डबल है, जो कि नॉर्मली बोला जाता है WHO के द्वारा, यानी कि WHO क्या बोलता है, लेस देन 5 ग्राम आप लोगों को एक एडल्ट को लेना चाहिए। पर लेकिन हम लोग 10 या फिर 12 के करीब 15 के करीब ले रहे हैं, दबाकर नमक हम लोग खाते हैं, तो ये गलत है। एक तो बात यहाँ पर WHO ने पब्लिश की एक रिपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन ये कौन प्रस्तुत किया, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं। वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है बताइए, अभी डिस्कस भी मैंने आप लोगों से किया था उसके बारे में। तो यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि सोडियम इनटेक को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। प्रोग्रेस स्लो अगर चलेगी, बात करें कंट्री जो है वो कंसिडरेबल चल रही हैं, चीज़ों को लेकर चल रही हैं, पर लेकिन WHO ने एडवाइस किया है यहाँ पर कि एक तरीके से यहाँ पर जो रेंज है फ्रॉम 1 यानी कि इंप्लीमेंट करो 1 to 4, इसको आगे लेकर चलो। जैसे मैंने बोलता हूँ, अगर आप लोगों को मॉर्निंग में टाइम पर उठा नहीं जा रहा है तो कोशिश करो कि आज ज़्यादा हिम्मत नहीं लगानी है, बस 5 मिनट जल्दी उठ जाओ। 5 मिनट तो उठ सकते हो ना यार, कि 5 मिनट जल्दी उठ गए आज, अगले दिन फिर 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, अगले दिन फिर 5 मिनट जल्दी उठ जाओ। 5 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट और सो लेना 5 मिनट जल्दी नहीं, 5 मिनट और सो लेते हैं, तो ये खतरनाक चीज़ होती है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करना चाहें तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को डिक्रीज करेंगे, सोडियम इनटेक को फूड के अंदर में, तो काफ़ी हेल्दियर फूड चॉइस हमारे पास में देखने को मिलेगी। तो इंडिया का स्कोर जो है वो यहाँ पर 2 बोला गया। ये स्कोर वगैरह तो चलो एक बार को चलिए सही है, पर लेकिन ये रिपोर्ट जरूर आप लोग याद रखिएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि लगता है कि बिना नमक के ज़िंदगी जो है वीरान है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों को दूध पीना पसंद है तो मीठे के साथ में दूध पीते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, तो आप लोग एक दिन बिना किसी गुड़ के, बिना चीनी शक्कर के एक फीका, जिसको फीका दूध बोलते हैं ना, उसको पी के देखना। उसके अंदर भी एक मिठास होती है, इनके नेचुरली आप लोगों को उसके अंदर भी एक मीठा नजर आएगा। पर लेकिन हमारी आदतें जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल की होती हैं, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैंने कहते हैं जब साइलेंस में आप लोग बैठोगे तो खुद की बॉडी के अंदर का शोर सुनाई देने लगेगा आप लोगों को, तो वो चीज़ें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हफरा थफरी में उन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है इन चीज़ों के ऊपर काम करना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भाई साहब चिल्ला कर कि सुधर जाओ वरना ऊपर सिधार जाओगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कौन कौन अपने घर में इसके ऊपर फोकस करेगा, इंप्लीमेंट करेगा कि नमक आप लोग को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव है हमारे देश में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट मूवमेंट चलाया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ईट राइट मूवमेंट किसका है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का ये बेसिकली मिशन है, जिसमें फूड सिस्टम जो है उसको सिक्योर बनाने की बात की जा रही है, हमारी हेल्थ को सुधारने की बात की जा रही है। उसके लिए भी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक आंदोलन है हमारे देश के अंदर में, आंदोलन की तरीके से। मूवमेंट क्या होता है, आंदोलन चलाना। आंदोलन भाई साहब देश को आजाद कराने के लिए चलाया था, अब हेल्थ सुधारने के लिए चला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक हमारी देश की खुद की, हम लोग अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और हमारे जो एक सस्टेनेबल जो न्यूट्रिशन है फॉर ऑल, यानी कि हम अपनी एक तरीके से खाद्य प्रणाली को इस तरीके से चेंज करके चलें कि हम लोगों की चीज़ें सुधरती नजर आए। इसके द्वारा तो ऐसे ऐसे कैंपेन चलाए गए कि आज से थोड़ा कम, ठीक है, ये आप लोग देखो यहाँ पर ये कितनी एक तरीके से चीजें यहाँ पर, नमक के सेवन को बोला आज से थोड़ा कम, ये इसके द्वारा यहाँ पर मुहिम चलाई गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतने सारे लोगों की जान जा रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ना हमको खुद इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इंडिया की जो नीड है वो कॉम्प्रिहेंसिव एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम सोच रहे हैं कि चाइना को कैसे टैकल करना है, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बना ले। अब सोल्ट यानी कि नमक को कैसे कम करना है लेना, इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो है ना खतरनाक लेवल की काम यार, ये देश को स्ट्रेटजी बनानी पड़े, ये कुछ गलत बात नहीं है क्या? आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में आप लोगों के मम्मी पापा को आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही है, उनकी खुद की भी प्रॉब्लम है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिंदगी में। अगर अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम आप लोग अपने आप सोल्व कर लो तो मम्मी पापा की जरूरत ही नहीं है। तो सोचो अगर हम लोग डेली, हम लोग सारे अपने देशवासी जो है मिलकर बोले कि हम लोग को यार खुद से ये नमक इनटेक जो है वो कम करना है, और देश को इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत ही ना पड़े, उनको चाइना को टैकल करना है, पाकिस्तान को टैकल करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों में फोकस रहे, वहाँ पर अच्छे से अपना फोकस दी तो कैसा रहेगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अपने लेवल पर कर लेनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। वो तो स्ट्रेटजी बनाकर बैठ जाएंगे, उसके बाद भी सुधरेंगी क्या चीजें जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। तो बात करते हैं, बहुत सारी अप्रोच ली जा सकती है। इंगेज करना चाहिए कंज्यूमर, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सबको, क्योंकि जब तक सब एक साथ में एक पहिया पर सारे नहीं जाएंगे ना, बैठकर सिंक्रोनस वे में नहीं चलेंगे। एक टेम्पो है, ऑटो है, उसके 3 पहिए हैं, इंडस्ट्री
एक कंज्यूमर और गवर्नमेंट। एक पहिया जा रहा है किधर, एक पहिया जा रहा है किधर। अगर टेम्पो को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है तो पहिया सारे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसा थोड़ा नहीं कि इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऐसे टेम्पो चलेगा, कभी भी नहीं चलने का है। तो सबको सिंक्रोनस वे में चलना जरूरी है भाई साहब। कोलैबोरेट करना है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को भी, तभी जाकर यहाँ पर चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इनका भी साथ में मिलकर काम करना जरूरी है। इनके बिना नहीं लेकर चलोगे तो काम नहीं चलेगा, तो इनका भी साथ देना जरूरी है। तभी जाकर आप लोग हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप से बच पाओगे। सोडियम इनटेक को अगर कम नहीं करोगे तो ऊपर से धार जाओगे। ये सारी बातें यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक को आप लोग मानो या ना मानो, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कल को पूछा है तो ये मत बोलना यार ये क्वेश्चन कहाँ गया, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं था, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक आप लोगों को पढ़ा दी, एक एक कर। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को पता ही है कि इसको बनाया गया था 7 अप्रैल को, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ में वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो हेल्थ के बारे में भी बात की मैंने, नमक से रिलेटेड रिपोर्ट भी ही प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, वैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं तो पता होना चाहिए आप लोगों इसके बारे में, ओके। चलिए, इतने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा है। WHO के द्वारा भी बोला गया कि सोल्ट इनटेक जो है वो लेस देन कितना बोला गया है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग अपनी हेल्थ को सही कर पाएंगे। 10 ग्राम पर वीक, 10 यहाँ पर 10 ग्राम पर डे, 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम पर वीक। आंसर आप लोग दीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसी के साथ में बोला गया कि स्टेटमेंट इंडियन सोडियम इन जो सोडियम कंजप्शन है वो मोर देन डबल। इन बात करें अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कई बार आप लोग ये चीज़ देखने को मिलती है कि औसतन तरीके से क्या जरूरत है और साइकोलॉजिकली हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो WHO के द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द सोडियम इनटेक जो प्रस्तुत की गई उसमें रिसेंटली ये बातें पब्लिश की गई। तो कौन सी है, 1, 2 बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या बताइए, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, पहले वाले का क्या सही था, मैंने अभी डिटेल में तसल्ली में बताया कि WHO ने क्या बोला, 5 ग्राम सोल्ट। तो ये याद रखिएगा, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरे वाली स्टेटमेंट में क्या बोला गया यहाँ पर, ये WTO दे दिया भाई साहब। और WTO WHO जब पढ़ते हो ना तो कंफ्यूजन में ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भी कई बार आप लोग ये कई सारे मार्क्स बचा देता है। तो क्वेश्चन को तसल्ली में ध्यान से पढ़ोगे तो भाई साहब मजा आएगा, वरना ऊपर ना एक तरीके से ऐसी गाज आकर पड़ेगी, लगेगा यार पढ़ा तो था एक तरीके से, पर लेकिन नहीं कहते कि भाई साहब दिमाग फिर गया उस टाइम पर। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक और कौन कौन आज से नमक थोड़ा कम करेगा और घर वालों को भी ये बातें बताएगा, क्योंकि ये जरूरी है, अवेयरनेस की चीज़ें। इसीलिए WHO ने बोला, इसलिए हमारी सरकार भी बोल रही है थोड़ा कम। हमारी सरकार भी खुद पॉलिसी बनाकर कह रही ना थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं खाना वरना लग जाएगा गम और फिर बोलोगे ये क्या कर दिया हमने, ठीक है। तो आज से थोड़ा कम। तो सरकार की बात मान लेना, मेरी मानो या ना मानो, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और इसी के साथ में अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सको। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि कई सारे GI टैग हमारे देश में रिसेंटली अभी दिए गए हैं। उसमें से कुछ GI टैग जो हैं वो बड़े ही बेहतरीन हैं, जिनको काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट किया गया है। उन्हें कहते हैं किसी चीज़ को चेक कर परखा गया है, परखने के बाद में उस चीज़ को बिल्कुल शानदार तरीके से एनालिसिस करके जब आगे फॉरवर्ड किया गया कि हाँ यार इस चीज़ को भी GI टैग दे सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, कितनी प्यारी प्यारी सी यहाँ पर लकड़ी के अंदर में ये एक तरीके से स्ट्रक्चर तैयार की गई है। तो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है कि इस चीज़ को GI टैग दिया गया है। नॉर्मली जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं जब GI टैग दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं इतना अच्छे से मतलब एक तरीके से ना उस पर कमेंट नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि ठीक है चलो हाँ यार उस एरिया की एक चीज़ को GI टैग मिल गया है। पर लेकिन कुछ तो डिफरेंट यहाँ पर हुआ है कि हाँ इस पर्टिकुलर जो चीज़ है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अपना कमेंट दिया गया और हैप्पीनेस दिखाई गई है कि हाँ यार इस चीज़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिलना चाहिए था। और इसके चलते फर्स्ट इस तरीके की प्रेस रिलीज़ की गई है PMO ऑफिस के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। तो ये इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पर बसोहली पेंटिंग के बारे में। बसोहली पेंटिंग जो है वो अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो कथुआ रीजन है वहाँ से उसको GI टैग का दर्जा दिया गया। इसी तरीके से लद्दाख से जब आप लोग बात करेंगे तो लद्दाख से निकल कर आई ये लकड़ी के ऊपर बनी हुई नक्काशी, यानी कि जो यहाँ पर वुड के ऊपर जो कार्विंग की गई है, ये जो नक्काशी बनाई गई है, ये अपने ही आप में बहुत बड़ा ही बेहतरीन एक आर्ट का नज़ारा है जिसको GI टैग दिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये जो GI टैग है अगर आप लोगों से क्वेश्चन देकर पूछ ले जाए कि हाँ एक हमारे कंट्री के अंदर में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं आप लोग नाबार्ड, ठीक है।
तो नाबार्ड का आप लोगों ने एग्जाम का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो वो जो नाबार्ड है यहाँ पर, उसके द्वारा इस चीज को एनालिसिस किया गया कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए और इसको यहाँ पर ये सिस्टम मिलना चाहिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए जरा, देखता हूँ किस चीज को पता है। तो ये हमारे देश के अंदर का एक बैंकिंग सिस्टम है जो कि गांव वाले एरिया में फोकस करता है, इसीलिए इसके नाम में भी लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एंड रूरल। आप लोग अगर इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। मैंने आधी फुल फॉर्म आप लोगों को बता दी, एन और बी के बारे में अब आप लोग बताओ। तो इसने क्या किया, इसने डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के साथ में मिलकर, यानी कि जो हथकरघा वाला हमारे देश के अंदर में जो डिपार्टमेंट है उसके साथ में मिलकर इसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को जीआई टैग देने की बात की गई। तो तब जाकर यहाँ पर बोले कि हाँ यार इसको जीआई टैग मिलना चाहिए। खूब परामर्श और समर्थन किया गया मिलकर, जो यहाँ पर हथकरघा और हस्तशिल्प कला है उसको मिलाकर यहाँ पर ये जीआई टैग सामने निकल कर आया। तो ये अपने ही आप में बड़ा ही प्यारा जीआई टैग है और खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसके ऊपर स्टेटमेंट दे देना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसके बारे में थोड़ा सा स्पेशल फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जिसको आप लोग याद रखिएगा, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। उसके द्वारा अभी रिसेंटली जो जीआई टैग जो दिया जाता है जिसको भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, उसका एक लोगो भी इशू किया गया था, ठीक है। तो लोगो के अंदर में जब आप लोग जाकर एक बार देखोगे तो लोगो के अंदर में ट्राई कलर है और उसके अंदर एक स्लोगन लिखा गया जो बड़ा ही प्यारा लगा था मुझे, जो मैंने आप लोगों के साथ में पहले शेयर भी किया था। उसको बोलते हैं अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि एक तरीके से इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि हमारे देश का खजाना बोला जा रहा है जीआई टैग को। अगर इसकी आप लोग बेसिकली इसकी जो स्लोगन में जाओगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं किसी देश के पास में जितने सारे जीआई टैग है तो उसको धरोहर की तरीके से देख रहे हैं, अच्छा इस देश की ये धरोहर है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और मैंने बताया था कि सबसे पहले दार्जिलिंग की जो टी थी वेस्ट बंगाल के अंदर में, उसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। और रिसेंटली अभी तो बहुत सारे जीआई टैग हमारे देश में हो गए। टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग कितने हो गए अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो देखता हूं कौन आंसर यहाँ पर देता है, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है पर लेकिन वो नहीं कहते इस न्यूज़ के साथ में मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ है क्यों? क्योंकि ऐसी जगह से निकल कर आ रही है कि मुझे ट्रस्ट करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना की साइड से यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। चाइना की साइड से जो भी निकल कर आता है लगता है कि मेरे का पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे यहाँ पर ये। तो अभी कुछ रिसर्चर हैं उनके द्वारा बोला गया है कि एक तरीके से रिवील की गई है कि जो वैक्सीनेशन है स्पेसिफिक जो कैंसर के खिलाफ उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में इनके द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक न्यूज़ हो सकती है। चाइनीज़ रिसर्चर टीम के द्वारा अभी बोला गया है कि अगर बात करें यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर शब्द यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप लोग चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। ये जो शब्द है यहाँ पर ये है एडजुवेंट। एडजुवेंट मतलब इस तरीके से अगर कोई दवाई एक नॉर्मल तरीके से आप लोगों को दवाई देखने को मिल रही है और जब उसमें एडजुवेंट बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जो हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वैक्सीनेशन के अंदर में, तो वो स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स देता है। यानी कि आप लोग इस तरीके से बोलो, जैसे एक कुत्ता गलियों में घूम रहा है, वो जो कुत्ता है वो गलियों में घूमता रहेगा नॉर्मल, उसके सामने कोई दूसरा कुत्ता आ जाएगा वो पूंछ दबाकर भाग लेगा वहां से, ठीक है। पर लेकिन सोचो उस कुत्ते के साथ में जो गलियों में घूम रहा है उसका मालिक खड़ा हो, फिर सामने एक बार को शेर भी आ जाए ना उसकी तरफ को भी भोंकेगा वो। उन्हें कहते हैं कि कुत्ता इसलिए भोग रहा है क्योंकि पीछे इसका मालिक खड़ा हुआ है। अक्सर कई बार कई सारे देशों के लिए स्टेटमेंट यूज की जाती है कि नॉर्थ कोरिया इसलिए हरकतें करता है क्योंकि उसके पीछे चाइना खड़ा हुआ है, इजराइल इसलिए इतनी हरकतें करता है क्योंकि उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खड़ा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट कई बार ऐसे देशों के लिए भी यूज की जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ उसके पीछे कोई सपोर्ट है, इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस है। तो यहाँ पर जो एडजुवेंट्स हैं ये एक तरीके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज किया जाता है वैक्सीनेशन के अंदर में डालने के लिए, जिसकी वजह से उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और बेटर इम्यून रेस्पॉन्स देती है। और इम्यून सिस्टम तो आप लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर में जितना ताकतवर इम्यून सिस्टम होगा उतना ही जो बीमारी है उसको हम लोग पटक पटक के मारेंगे। तो अभी यहाँ इसी के ऊपर काम किया गया कि कितना इफेक्टिवनेस जो वैक्सीनेशन हो सकती है तो एडजुवेंट मिलाने के बाद में। तो ये बात अभी चाइनीज रिसर्चर के द्वारा प्रूव की गई है। यहाँ पर एडजुवेंट वैक्सीन जो है उसकी वजह से हालांकि कुछ जैसे कि स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह और भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है, और इसी के साथ में कई बार फीवर वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब कोविड-19 का डोज दिया गया था उस टाइम पर भी यहाँ पर ये बातें बोली गई थी कि हाँ यार इन दवाइयों की वजह से थोड़ा तो फीवर आएगा, ठीक है। मैंने जब ये दवाई ली थी मतलब मुझे भी जो शरीर है वो गरम गरम लगा था,
लगभग मतलब 1-1.5 दिन लगभग कुछ टाइम तक का आप लोगों ने खुद ने भी फील किया होगा। क्यों? क्योंकि वो जो दवाई है वो हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्ट कर रही होती है, उसको बेसिकली एक इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रही होती है। बहुतों को तो काफ़ी अच्छे वाला बुखार आया था उस टाइम पर, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन था उनको फीवर तक उस टाइम पर आ गया था। आप लोगों को किस तरीके का फीलिंग हुआ था बताइएगा जरूर इसके बारे में। तो ये दवाई अभी यहाँ पर डेवलप की जा रही है इनके द्वारा। इसके अंदर में एल्यूमिनियम का एडजुवेंट यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इसी के साथ में डिप्थीरिया, टिटेनस जो एक तरीके से कंटेन करता है वैक्सीनेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पर बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये जो एडजुवेंट है ये आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन जो शब्द लिखा हुआ है चाइनीज, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैंने कहा क्या ही मांगे, क्या ही बोलूं इसके बारे में। चलिए फिर भी सही है, कुछ अच्छी दवाई अगर निकल कर आती है मार्केट में तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हाँ यार कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं मार्केट में जो कि कहीं ना कहीं बीमारियों को कंट्रोल कर सकती है, और ये जरूरी भी है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है आप लोग जरूर बताएगा। चाइनीज़ दवाई अगर आप लोगों को मिल रही है तो मतलब ठीक है, इलाज करना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये थी बेसिक न्यूज़। दोस्तों नॉर्मली आप लोगों ने होली, दिवाली, ईद, दशहरा इस टाइम पर एक चीज़ फील की होगी, जैसे आप लोग उस पर्टिकुलर दुकान पर जाते हैं जहाँ पर मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर बुके बनाकर रखते हैं उसके अंदर में सिस्टम सा कि इसके अंदर में 3-4 मिठाइयाँ होगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ताकि जो पर्टिकुलर पर्सन आए और इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को उठाकर ले जाए। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहते हैं, किसी के अंदर में मिठाइयाँ हैं, किसी के अंदर में लड्डू हैं, किसी के अंदर में कुछ और बेसिकली नमकीन वगैरह रहती है। तो कॉम्बिनेशन लोगों के लिए क्या काम करते हैं? अगर आप लोगों से बोला जाए कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों को मिला हुआ है तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ यार ज़िंदगी आसान हो जाती है, अपना आप चूज़ करने की जरूरत नहीं है, जाओ और एक सिस्टम उठाओ और फटाफट पेमेंट कर आ जाओ। तो यानी कि लोगों के लिए ज़िंदगी आसान करने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। आप लोग बोलोगे सर ये कहानी यहाँ पर क्यों सुना रहे हो? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ऐसा ही अभी यहाँ पर एक डिजी पोर्टफोलियो मार्केट में निकल कर आया। डिजी पोर्टफोलियो जो है ये अभी यहाँ पर डीबीएस जो बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, और ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपर्टीज़ का एक बहुत ही बड़ा एक ब्लेंड मिक्सचर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जिसको डिजी पोर्टफोलियो यहाँ पर बोला गया है। ये जो डिजी पोर्टफोलियो इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है कि यहाँ पर रेडीमेड, जैसे रेडीमेड कपड़े लाते हैं तो रेडीमेड बास्केट मिलेगी म्यूचुअल फंड की कि अच्छा इसके अंदर ये आइटम है, सामने वाला इंसान जाए अपना चूज करे और अपना फटाफट इन्वेस्टमेंट करे। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो रन किया जा रहा है यहाँ पर किसके द्वारा? क्वांटिफीड के द्वारा, जो कि ऑटोमेट कर रहा है, लोगों के लिए इजी कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट करना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 है और यहाँ पर 10,000 और 50,000 है, जो कि ऑफर किया जा रहा है पोर्टफोलियो, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया या रीबैलेंसिंग सर्विसेज भी हो गया, पावर की जाती है, जो कि यहाँ पर बेसिकली मॉर्गेज के द्वारा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक तरीके से एक तरह का पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? एक तरह का सिस्टम आप लोग बोल सकते हो। कई बार बोलते हैं कि ये पोर्टफोलियो किसको मिला है, ठीक है, कई बार मिनिस्ट्री शब्द भी यहाँ पर यूज करते हैं इसके लिए कि हाँ ये मिनिस्ट्री किसके पास में है, ये पोर्टफोलियो किसके पास में है। ठीक है, तो जो डीबीएस बैंक है ये एक ऐसा बैंक है जो 1968 में स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, पर आप तो बोल रहे हैं कि डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर। इसकी जो ब्रांच इंडिया के अंदर में जो स्टार्ट हो गई है उसको आप लोग बोल देते हैं, जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में क्या लिखा होता है? सैमसंग इंडिया, पर लेकिन सैमसंग कंपनी किसकी है बताइए? सैमसंग कंपनी है बेसिकली साउथ कोरिया की। तो इसी तरीके से एप्पल, अगर आप लोग बोले एप्पल इंडिया, एप्पल की चीजें इंडिया के अंदर में स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? वो कंपनी किसकी है बताइए? किस देश की कंपनी है एप्पल, पर लेकिन इंडिया के अंदर ब्रांच खुल गई तो उसके लिख देते हैं, पर लेकिन सिंगापुर की ये आप लोगों को बेसिकली बैंक देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर कैरी आउट की गई है बिजनेस एक्टिविटी, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में देखने को मिलेगा, और जो सीईओ है यहाँ पर ये कौन है? पीयूष गुप्ता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो पूछा जाए डायरेक्ट आप लोगों से कि डिजी पोर्टफोलियो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर भी आप लोगों का बन सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एटलीस्ट होनी चाहिए, और ऐसी स्टेटमेंट देकर यूपीएससी बड़ी जल्दी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब से अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान का रूल हुआ तब से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहां पर महिलाओं के साथ में कुछ भी अच्छा होने वाला है, और ऐसा ही बिल्कुल साबित भी हुआ। सब लोगों ने ये चीज़ फील भी की कि तालिबान के द्वारा बैन लगा दिया गया है जो वर्क कर रही हैं एनजीओ या फिर कोई भी यूएन मिशन थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि वो महिलाओं को बिल्कुल कंट्रोल कर रखना चाहते हैं। इसके ऊपर बहुत ही डिबेट और डिस्कशन भी किया गया कि यार तालिबान किस तरीके से चीज़ें कर रहा है, ये सही है या फिर गलत है। तो उन्होंने बोला कुछ सही और कुछ गलत नहीं है, जो हमको अच्छा लगेगा हम लोग वही करेंगे, और वही ये कर भी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनके द्वारा बोला गया कि 34 क्रिमिनल चार्जेस जो उनके अगेंस्ट लगे हुए हैं
वो उसमें गिल्टी नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये गिल्टी पाए जाते हैं तो पता चला क्या पता राहुल गांधी जी की तरह यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो है वो आने वाले इलेक्शन न लड़ पाए। तो देखो क्या सिचुएशन यहाँ पर होती है। ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है और इसके ऊपर तो मतलब पता नहीं क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा करते थे एक दूसरे के साथ में, वो अभी बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराए जाएंगे रीजन में। भाई साहब ये समझो कि शेर के मुंह के नीचे से निकाल कर ले गया मांस कौन, चाइना। यानी कि एक तरीके से यूएस से जो काम नहीं करा पाया वो चाइना ने जरा सी देर में कर दिया। चाइना की जो लीडरशिप क्वालिटी यहां से निकल कर आ रही है कि उसने दो ऐसे देशों के बीच में नॉर्मलाइज करा दिए रिलेशन जो कभी एक दूसरे के सामने बैठ जाएं टेबल पर आकर तो एक दूसरे को गोली मार दें, ऐसी सिचुएशन इनके बीच में हुआ करती थी। पर वो एक टेबल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हाँ हम इस रीजन में शांति बनाए रखने का काम करेंगे। तो ये काफी बड़ी बात है अपने ही आप में। तो देखो क्या सिनेरियो चेंज होकर आता है, उससे आगे आने वाले टाइम में और चीजों का पता चलेगा। चाइनीज रिसर्चर के द्वारा बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि अच्छा काम किया है काफी दिनों बाद में, कि डेटा जो ओरिजिन ऑफ कोविड-19 के ऊपर यहां पर पब्लिश किया है। मतलब एक तरीके से इनके यहां से चाइनीज वायरस निकल कर आया था डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से माने तो, जिसकी वजह से चाइना डोनाल्ड ट्रंप से चिन्हने लगा था कि चाइनीज वायरस मत बोलो इसको, तुम्हारे यहां से निकल कर आया तो चाइनीज वायरस ही बोलेंगे ना जब तुमने दिया है दुनिया को ये। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात थी यहाँ पर, तो जो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर डेटा पब्लिश किया है। हालांकि WHO ने बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई थी उस टाइम पर चाइना को कि यार क्या बदतमीजी कर रहे हो, दुनिया में फैल गया कोरोना वायरस, तुमने बताया नहीं। ये थोड़ी ना कोई ऐसी चीज़ है तुम इसको छुपा कर रख रखो, ये भी कोई छुपाने वाली बात है ये तो बताने वाली बात है ताकि दुनिया जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। पर चाइना ने फुल टू बदतमीजी काटी है यहाँ पर, जिसकी वजह से सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली और हर एक देश दुनिया का हर एक कोना जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड हुआ यहाँ पर। ठीक है, इजराइल के द्वारा कंडक्ट कराया गया जो यहाँ पर अभी स्ट्राइक लेबनान वाले रीजन में और बम्बार्डमेंट की जा रही है यहाँ पर गाजा स्ट्रिप के अंदर में। तो ये काफ़ी एक तरीके से फियर, इनके डर का माहौल यहाँ पर बना रहा। यरूशलेम के अंदर में कई सारी सेंसिटिव साइट है, वहाँ पर भी एक काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो एक तरीके से ना इंसिडेंट देखने को मिले, जो कि सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने लंबे समय से इनकी जो है रस्साकसी चलती रहती है। ठीक है, बात किस एरिया के बारे में की जा रही है, तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ पर आप लोगों को सारा दंगल जो है वो चलता हुआ नजर आएगा, जिसको काफी लंबा समय हो गया पर लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात याद रखिएगा। ओके दोस्तों, यहां पर है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने और इनके आंसर आप लोगों को देने होते हैं। पूरी वीडियो के अंदर में जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं वो काउंट कर लिया करो कितने क्वेश्चन होंगे, और फिर उनके बाद में देखा करो कि कितने आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को ये अंदाजा लगता रहे कि अच्छा इतने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और इतने आंसर सही हैं। तो एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की कवर यहां पर हो जाती है। ठीक है, बात करें यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है $100 मिलियन लोन इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्टेट के अंदर में। ये क्या है, ये कैपेसिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम को, तो ये किस पर्टिकुलर देश के अंदर में स्टेट है, तो हमारे देश के अंदर में है। तो ये तमिलनाडु है, हरियाणा है, उड़ीसा है या फिर तेलंगाना है। अगर कुछ लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हैं तो आप लोग आंसर यहां पर दे पाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आंसर देते हुए आखिर ऐसा क्यों बोला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर एज ए मलेरिया फ्री रिसेंटली, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान या अजरबैजान, चाइना या फिर थाईलैंड। इनमें से कॉम्बो आप लोगों को बताना है, कॉम्बो कौन सा यहाँ पर जिसको अभी यहाँ पर ये WHO के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, कौन सी कंट्री यहाँ पर जो होस्ट कर रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इसी के साथ में कोएग्जिस्टेंस, यानी कि मिलके भी रहना है और चीजें भी चलनी है। तो इंडिया, फ्रांस, चाइना या फिर यूके। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। IMF के द्वारा एक्सटेंड की गई यहाँ पर फंड फैसिलिटी रिसेंटली अभी अप्रूव किया गया कौन सी कंट्री के लिए, तो ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, अगर याद होगा तो आप लोग आंसर देंगे। तो यमन, यूक्रेन, नेपाल या फिर तुर्की। सही आंसर क्या है, ABC या फिर D आप लोगों को बताना है। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा ये CSET का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। फिगर का क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, और GI टैग के बारे में आप लोगों से अक्सर, सॉरी GI टैग याद आ रहा है, यहां पर रामसर साइट के बारे में आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सुरिनसर मानसर लेक के बारे में।
तो सुरिनसर मानसर लेक कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन में लद्दाख भी होगा, तो लद्दाख को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि लद्दाख है या फिर जम्मू एंड कश्मीर है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अभी अलग यूटी है, लद्दाख आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, एग्जामिनर को पता है कि आप लोग कहां पर कंफ्यूज आ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सुरिनसर जो लेक है और मानसर जो लेक है, ये ट्विंस लेक भी इनको बोला जाता है। तो बोलने लगे कि ट्विंस लेक कौन सी है, तो ये लेक है। 26 रामसर साइट है जो डेजिग्नेटेड है वेटलैंड इंटरनेशनल के इम्पोर्टेंस के अंदर में, JNK के अंदर में, उसमें से एक आप लोगों को ये लेक देखने को मिलेगी। सोशली और कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई सारे टेंपल भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कई बार एक तरीके से महाभारत का जो ड्यूरेशन है माना जाता है कि यहाँ से ओरिजिन उसका कनेक्टेड आप लोगों को नजर आता है। तो कई बार ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मैच करने के लिए क्वेश्चन अगर बने एग्जाम में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर भी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, सुरिनसर मानसर लेक के बारे में। ये और भी कई सारी रामसर साइट है, थोड़ा सा नजर डालोगे तो आप लोगों को यहाँ पर और भी चीज देखने को मिलेगी। क्या आप लोगों के राज्य के अंदर में कोई रामसर साइट है? अगर हो तो बताओ, मैं भी तो जानूं, पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों के राज्य के अंदर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर के बारे में। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी उड़ीसा को ये पैसा दिया जा रहा है और रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उड़ीसा के अंदर में कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए रिसेंटली कि किस तरीके से यहाँ पर ये साइक्लोन से भी लड़कर जो है अभी यहाँ पर रिसेंटली एक तरीके से बहुत सारे लोगों की जान बचा पाए और भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो वर्ल्ड बैंक और ये IMF खासकर उन्हीं को पैसा देते हैं जो कि लगता है अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वरना चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, उनकी खस्ता हालत हो रखी है कि पता नहीं पैसे को ढंग से यूटिलाइज कर भी पाएंगे और पता चला डुबा दिया सारा पैसा। क्योंकि वहां पर जो पैसा होता है वो लोगों की हेल्प के लिए होता है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी को भी दे दो जो कि उसका ढंग से यूटिलाइजेशन भी ना करे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी कि जैसे कि एक पर्टिकुलर अगर मैं आप लोगों से बात बताऊं, जैसे कि अभी बात करें से कई सारे ऐसे, जैसे मैंने बोला था एक दिन आप लोगों से, शायद मैंने डिस्कस भी किया था, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि विकलांग हैं। ठीक है, जिनकी कंडीशन बड़ी ही खराब है। ठीक है, और वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है काफी ज्यादा, जो कि दिव्यांगन आप लोग बोल सकते हैं, जो शब्द आज के डेट में यूज किया जाता है। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट सेंड किया कि सर पढ़ना चाहते हैं पर लेकिन सर पैसे नहीं है। तो जितने भी इस तरीके के बच्चे हैं उनको सबको ऐड किया है मैंने कोर्स के अंदर में। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि उनके अंदर पढ़ने की इच्छा है यार। ठीक है, पैसे नहीं है तो इसकी वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ने की इच्छा उनके अंदर अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है और घर की कंडीशन ऐसे नहीं है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वही चीजें है कि कम से कम उसको ढंग से यूटिलाइज करेंगे उस कोर्स को, ऐसे नहीं लगेगा किसी को वैसे को दे दिया यार फालतू के इंसान को जो कि बस लेके डाल दे और देख रहा नहीं उसको। तो ये नहीं होनी चाहिए कंडीशन। जैसे बुक्स दी थी उस टाइम पर तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आए थे, कोविड-19 के टाइम पर भी हम लोगों ने चीजें शेयर की थी उस टाइम पर। तो ये कहीं ना कहीं एक सही चीज उस इंसान के पास में होनी चाहिए जो उसको ढंग से यूटिलाइज कर सके। बेसिक पर्पज मेरा बोलने का ये है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर सर्टिफाई किया गया मलेरिया फ्री जो कौन से देश को, तो यह है तजाकिस्तान और इसी के साथ में अजरबैजान। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ये को एग्जिस्टेंस। तो ये है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा यहां पर अभी आप लोगों को ये देखने को मिला। ठीक है, तो यूके के द्वारा अप्रैल में यहां पर ये ऑक्सफोर्ड यूके के अंदर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिसमें मिलकर काम किया गया IUCN के द्वारा भी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं और वर्ल्ड बैंक का भी यहां पर एक तरीके से सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिला। IMF के ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी के बारे में मैंने बात की थी कि यूक्रेन को पैसा दिया जा रहा है, भाई साहब यूक्रेन तुम लगे रहो, पीछे मत हट जाना। तो यहां से समझ में आता है कि आगे आने वाले टाइम में जो युद्ध है वो अभी रसिया को मजा चखाने की पूरी एक तरीके से तैयारी की जा रही है, जल्दी से यहां से चीजें सुधरने वाली है नहीं है। तो यूक्रेन को इसके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो 10 देखने को मिलेगा यानी कि बी। इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आसानी से आप लोग इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आइए कुछ शब्द आप लोगों को सुनाता हूँ, थोड़ा सा अंग्रेज बनाता हूँ। अंग्रेज नहीं बनना है, इंडियन ही रहना है। ठीक है, बस अंग्रेजी सीखनी है ताकि आप लोग लाइफ को थोड़ा इंप्रूव कर सको। तो यहाँ पर कुछ शब्द होंगे जो बड़े ही प्यारे हैं। NDA, CDS, SSC बैंकिंग में तो आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे ही। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं UPSC या स्टेट PCS के अंदर में, तो अच्छे शब्द आप लोगों के पास में होंगे तो अच्छे से आंसर आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में APFC के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, तो थोड़ा सा इसको ढंग से लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले बात की जा रही है यहाँ पर एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर खुशबूदार। खुशबूदार मतलब जिसके अंदर से खुशबू आती हो तो उसको एरोमेटिक बोल देते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एरोमा शब्द भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि यार शरीर के अंदर से बदबू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सुगंधित एक तरीके से इत्र के साथ में, डिओड्रेंट के साथ में अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं, तो ये समझ सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज रहती है कि हाँ अपनी जो है एक तरीके से देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक शब्द जो है याद रखिएगा।
कई बार आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि इस चीज के अंदर में कुछ फ्लॉड है, ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर कोई त्रुटि है, तो ये शब्द इसीलिए यूज कहता है फ्लॉड, यानी कि कुछ ना कुछ मिसमैच हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर में, जो सही से चीजें नहीं है। तो एक तरीके से डिफेक्टिव पीस नहीं बोलते कई बार कि भाई साहब ये डिफेक्टिव पीस आ गया, इसको रिटर्न करो यार, ऑनलाइन खरीदा था पर लेकिन डिफेक्टिव आ गया, तो ये शब्द यहाँ पर यूज किया है जिसको फ्लॉड बोलते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा, किसी चीज के अंदर में हिंड्रेंस आना, ऑब्स्टिकल आ जाना, कोई रुकावट आ जाना, तो इस तरीके से ये शब्द भी यहाँ पर यूज कहते हैं। इम्पेडिमेंट शब्द आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर फिडेलिटी के बारे में। ये क्या है कि कोई इंसान कितना सत्य है। मैं तो ये बोलूंगा हमेशा सबसे ज्यादा सत्यनिष्ठ आप लोगों को अपने लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने लिए डेडिकेटेड और सत्यनिष्ठ रहेंगे तो आप लोग अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आ पाएंगे, और आप लोग यहाँ पर डिसिप्लिन में लेकर आ पाएंगे तो लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ज़िंदगी में जब जब आप लोग यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हाँ आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, तो ज़िंदगी में दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेसिटन। टेसिटन मतलब एक तरीके से अल्पभाषी, यानी कि कम बोलने वाला, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। रिजर्व लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है, एक तरीके से जो ज़्यादा टोकेटिव नहीं है। आप लोग हमें बताओ एक इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे जो लोग वीडियो में सुनते हैं और जो पर्सनली मिलते हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस यही नज़र आता है कि मैं मतलब पर्सनली ज़्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। वीडियो के अंदर तो मैं मस्त बिंदास तरीके से बोलता हूँ, पर हाँ पहले ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गया। पर्सनली भी मिलता हूँ तो आराम से मतलब गप्पे सप्पे कर लेता हूँ वरना पहले कई बार मैं रुक सी जाता था, मैंने कहा क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। वही ना, एक तरीके से चीज़ें अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है, पहले नहीं थी इतनी नॉर्मल। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। तो सेंटेंस जरूर फॉर्म करना यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन। और जैसा कि मैंने बोला था कि आज शाम को आप लोगों को आज जो है बेसिकली क्विज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अपडेट कर दिया जाएगा शाम को बेसिकली 8 बजे करीब, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली एप्लीकेशन के ऊपर में यहाँ पर ये क्विज आप लोगों को देखने को मिला करेगा, तो इसको पार्टिसिपेट करो अच्छे से, जितना ज़्यादा आप लोग एंजॉय कर सकते हो, और इसमें आप लोग की प्रैक्टिस भी होती चलेगी अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फीडबैक जरूर देना यार, वीडियो में कुछ दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है, यूट्यूब सुबह सुबह क्या कर रहा है, ना तो लोगों को नोटिफिकेशन दे रहा है। जो भी है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि वीडियो कितने टाइम में आ जाती है, वरना आधे घंटे लेट नोटिफिकेशन जा रहा है यार, पता नहीं क्या किया जाए, इसका मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो जो आप लोगों को बस बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से एंजॉय करिए। और इसी के साथ में मैंने जैसे बताया था कि अभी आप लोगों का जो टेस्ट था वो कैसा रहा, और इसमें यहाँ पर और क्लासेस होने वाली हैं एपीएफसी के अंदर में स्टार्ट, अभी लेबर लॉज की भी और अकाउंटिंग भी इस वीक के अंदर स्टार्ट होने वाला है, और शानदार तरीके से क्लासेस आप लोगों की होंगी। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। लेबर लॉज की तो क्लास हो चुकी, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉज की तो क्लास चली रही है, अकाउंटिंग की भी अभी आप लोग की स्टार्ट होने वाली है। बाकी सारे सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं, जो ऑलरेडी पार्ट है वो बताना जरूर, फीडबैक दिया करो यार, इससे पता चलता रहता है कि हाँ किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। बाकी इस लेक्चर को कैसा लगा, कैसे एंजॉय किया बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक करना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।